नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई एक मर्डर मिस्ट्री, नीला पर्दा। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे कहानीकार ने अपनी कल्पना के ताने बानों से बुनकर तैयार किया है। हत्यारे ने जिस चतुराई और सूझबूझ के साथ हत्या का कोई सुराग नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस अंधेरों में टटोलती जूझती आखिर किस तरह हत्यारे तक पहुंची, ये आपको पूरी कहानी सुनने पर ही मालूम होगा। पेश है कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई मर्डर मिस्ट्री, नीला पर्दा। मेरी जुबानी, मैं हूं सीमा सिंह। जॉन एक सफल बैंक अधिकारी रहा था। संस्कारी परिवार के सद्गुणों ने उसे धर्मभीरु व कर्तव्यनिष्ठ बना रखा था। उसके पिता पादरी थे व माता अध्यापिका। शुरू से अंत तक उसका जीवन एक सुरक्षित वातावरण में कटा। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, पिता के संग चर्च की तमाम गतिविधियों व बैंक की नौकरी के दौरान जॉन ने कोई बड़ा हादसा नहीं देखा। जब तक नौकरी की, वो अपने छोटे से परिवार के साथ लंदन में रहा। फिर इकलौती बेटी का विवाह किया। फिर समयानुसार उसने रिटायरमेंट ले लिया। पत्नी को भी समय से पूर्व रिटायरमेंट दिला दिया था। फिर वो लंदन से 30 मील दूर रॉक्सवुड में जाकर बस गया। रॉक्सवुड एक छोटा सा गांव था, हर तरह की चहल पहल से दूर, सुंदर सुंदर मकानों वाला। ज़्यादा नहीं, बस 100 से 150 मकान दूर दूर तक फैले हुए, बड़े बड़े बगीचों वाले। वातावरण एकदम से शांत। घर से आधा मील पर अगर कोई गाड़ी रुकती तो यूँ लगता कि अपने ही दरवाजे पर कोई आया है। छोटा सा एक बाजार था, 2-3 छोटे बड़े स्कूल थे और एक चर्च था। हर कोई एक दूसरे को जानता था। 10 वर्षों से जॉन यहाँ रह रहा था। चर्च की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की उसकी पुरानी हॉबी थी। दोनों पति पत्नी सबके चहेते थे। शादी हो या बच्चे की क्रिसनिंग, सबकी आगे बढ़कर मदद कर देते थे। जॉन सुबह अंधेरे ही उठ जाता। डोरा यानी उसकी पत्नी सो ही रही होती। वो कुत्ते को लेकर टहलने चला जाता। अक्सर टहलते टहलते उसे अपने जानने वाले मिल जाते। अखबार की सुर्खियों पर चर्चा करके वो 1-2 घंटे में वापस आ जाता। ऐसी ही अक्टूबर की एक सुबह थी। दिन छोटे हो चले थे। 7 बजे से पहले सूरज नहीं उगता था। 4 दिन की लगातार झड़ी के बाद पहली बार आसमान नीला नजर आया। पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। जहाँ तहाँ गीले पत्तों के ढेर जमा थे। घरों के मालिक जब तब उन्हें बुहार कर जला देते थे। जॉन की आंख सुबह 5 बजे ही खुल गई। उसका छोटा सा कुत्ता रोवर उसका कंबल खींचते हुए लगातार कूं कूं किए जा रहा था। चलता हूँ भाई, जरा तैयार तो हो लेने थे, जॉन ने उसे पुचकारा। उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोती थी। जॉन को उसका देर रात तक टीवी पर डरावनी फिल्में देखना खलता था। जॉन ने जूते पहने, कोट और गुलूबंद पहना, हैट पहनकर, कुत्ते को जंजीर पट्टा पहनाकर वो चुपचाप निकल गया। घर से करीब 1 मील पर जंगल था। करीब 3 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला ये जंगल इस कस्बे की खूबसूरती का कारण था। इसी से गांव का नाम रॉक्सवुड पड़ा था। जंगल में चीड़ और बल्ली के पेड़ों के अलावा करीने से हुए रोडोडेंड्रन के पेड़ भी थे, जो वसंत ऋतु में खिलते थे। इनके बीच अनेक ऊंची नीची ढलानों वाली पगडंडियाँ थीं, जिन पर लोग साइकिल चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी कोई छोटी गाड़ी भी दिख जाती थी। चूंकि लोग खाद के लिए सड़ी पत्तियां खोद कर ले जाते थे, इसलिए ढलानों पर बड़े बड़े गड्ढे भी थे। जंगल की पगडंडियों पर दूर दूर तक चलना जॉन का खास शौक था। 2-4 मिलने वालों को दुआ सलाम कर वो अपने रास्ते चलता गया। सूरज अभी उगा नहीं था, मगर दिन का उजाला फैलने लगा था। जॉन जंगल से काफ़ी दूर तक आ गया था। इस हिस्से में कई गड्ढे थे। पत्तियों ने उन गड्ढों को भर दिया था। घने पेड़ों की जड़ों के पास छाया होने के कारण वहाँ सड़न और काई जमा थी, जिसमें कुकुरमुत्तों के छत्ते उगे हुए थे। एक अजीब दुर्गंध हवा में थी, जो सुबह की ताजगी से मेल नहीं खा रही थी। रोवर दूर निकल गया था। जॉन ने सीटी बजाई, मगर उसने अनसुना कर दिया। जॉन उसे पुकारता वहाँ तक पहुँच गया। सामने कीचड़ व सड़े पत्तों से भरे एक गड्ढे में रोवर अपने अगले पंजे मार मार कर कूं कूं कर रहा था। जॉन कहता रहा, छोड़ यार, घर चल, वापस जाने में भी 1 घंटा लगेगा भी। मगर रोवर वहीं अड़ा रहा। जॉन पास चला गया। अच्छा बोल, क्या मिल गया तुझे? तभी जॉन ने देखा, गड्ढे में कीचड़ से सना एक कपड़ा था, जिसे रोवर दांतों से खींचे जा रहा था। कपड़ा मोटे पर्दे का था, जिसका रंग नीला था।
तभी जॉन पूरी ताकत से वापस भागा। रोवर को भी वापस आना पड़ा। जॉन तब तक भागता रहा जब तक उसे दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ गया। जॉन रुक गया, मगर उसके बोल नहीं फूटे। अंग्रेज अपनी भावनाओं को बखूबी छिपा लेते हैं। जॉन ने हेड को छूकर उससे सलाम किया और चाल को सहज करके वो सीधा घर आ गया। रोवर के साथ होते हुए भी उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। घर में घुसते उसने दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि डोरा ऊपर से चिल्लाई, कौन है? जॉन ने उत्तर नहीं दिया और सोफे पर बैठ गया। डोरा नीचे दौड़ी आई। जॉन का चेहरा देखकर वो घबरा गई, पर कुछ कहा नहीं। चुपचाप रोवर को बगीचे में भेज कर दरवाज़ा बंद करने लगी तो जॉन ने कहा, उसे बंधा रहने दो, नहीं तो जंगल में भाग जाएगा। डोरा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने वैसा ही किया और रोज़ की तरह चाय बनाने लगी। चाय की केतली की चिर परिचित सीटी की आवाज़ से जॉन वापस अपनी दुनिया में लौट आया और उसने पास ही रखे फ़ोन पर सीधा 999 नंबर मिलाया। पुलिस को अपना पता देकर जल्दी से आने को कहा। पुलिस 10 मिनट में ही पहुंच गई। जॉन ने पुलिस वालों को बताया कि उसे शक है कि जंगल में एक गड्ढे में कीचड़ में डूबी कोई लाश है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी। हवलदार ने उससे संग चलकर दिखाने के लिए कहा तो जॉन को उल्टी आ गई। हवलदार समझदार आदमी था। वो समझ गया कि 75 वर्षीय जॉन, जो दफ्तर की कुर्सी पर बैठता आया था, इतना कठोर न था कि इस तरह के हादसे को सहजता से पचा लेता। फिर भी उसने कोशिश की। जॉन से कहा, कुछ दिशा रास्ता आदि समझा सकते हो? जॉन को उगता सूरज याद आया, जिससे उसने दिशा का अंदाज लगाया। फिर कुकुरमुत्तों के झुरमुट याद आए और वो दुर्गंध जो पिछले 2 घंटे से उसके समूचे स्नायु तंत्र को जकड़े हुए थी और उसे बदहवास कर रही थी। फिर जॉन को दोबारा उल्टी आ गई। हवलदार ने अंत में अपने एक सहायक सिपाही से कहा कि वो इंस्पेक्टर क्रिस्टी को लेकर आए, शायद यहाँ कोई हत्या का मामला है। आनन फानन हत्या परीक्षण दल अपने कुत्तों को लेकर आ पहुंचा। जॉन थोड़ा संभल गया था। इंस्पेक्टर क्रिस्टी का स्वागत करते हुए उसने सारी बात फिर से सुनाई। क्रिस्टी ने पहला काम ये किया कि उसने अपने कुत्ते को जॉन के पास ले जाकर सूंघवाया। इसके बाद रोवर को भी अंदर लाया गया और पुलिस के कुत्ते ने उसे भी अच्छी तरह सूंघा, खासकर उसके अगले पंजों को। इसके बाद क्रिस्टी और उसका दल अपने कुत्ते को मार्गदर्शक बनाकर जॉन के बताए रास्ते पर निकल पड़े। अगले 1 घंटे में पुलिस का एक भारी दस्ता अनेक उपकरण लेकर उस स्थान पर पहुंच गया और उसने गड्ढे में से सड़ी गली एक स्त्री की लाश बरामद की, जिसे पता नहीं कितने महीनों पहले एक पर्दे में लपेटकर कोई वहां फेंक गया था। लाश का सिर गायब था और दोनों हाथ भी। पर्दे का रंग समुद्री नीला था, जो अब बिल्कुल बदरंग हो गया था। कुत्तों की मदद से अधिकारियों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर उसका सिर और हाथ नहीं मिले। लाश को शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। जॉन हफ्ता भर अस्पताल में रहा। स्थान बदलने की खातिर उसे पास के बड़े शहर वोकिंग में ले जाया गया। कुछ ही हफ्तों में उसने वहीं दूसरा मकान ले लिया और रॉक्सवुड छोड़ दिया। शव परीक्षण से जो तथ्य सामने आए उनसे पता चला कि स्त्री की हत्या किसी आरी जैसी चीज से गला काटकर की गई थी। मरने वाली भारतीय या अन्य किसी एशियाई देश की थी। उसके पेट पर मातृत्व के निशान थे। मृतका की उम्र 30 से 40 वर्ष ठहराई गई। क्रिस्टी ने फाइल को मेज पर रखते हुए आवाज़ दी, मोयरा? यस डेव। पिछले 3 सालों की खोई हुई स्त्रियों की लिस्ट निकलवाओ। हमें एक एशियन या ग्रीक जाति की थोड़ी हल्के रंग की चमड़ी वाली स्त्री की तलाश है। उसका कद 5 फुट 3 से 5 इंच का हो सकता है, ना बहुत मोटी ना पतली। करीब 45 वर्ष की मोयरा पिछले 15 सालों से डेविड क्रिस्टी की सेक्रेटरी है। क्रिमिनल लॉ में उसने स्नातक किया था। पूरे दिन की छानबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। देश भर की सभी पुलिस चौकियों को इत्तला भेज दी गई, मगर परिणाम कुछ नहीं निकला। क्या वो कोई टूरिस्ट थी या किसी के मेहमान? हो सकता है कि उसे लूटपाट कर मार डाला गया हो। एशियन स्त्रियां अक्सर कीमती गहने पहनती हैं। बाहर से आए आगंतुकों की पूरी जानकारी पासपोर्ट चेक करते समय रजिस्टर में दर्ज होती है। हीथ्रो एयरपोर्ट की पुलिस से पूछताछ की गई। अनेक नाम, अनेक देश, अनेक ऐसी स्त्रियां पिछले 3 सालों में ग्रेट ब्रिटेन में आईं। लिस्टें महीने व साल के हिसाब से मोयरा के पास पहुंची। पासपोर्ट के फ़ोटो सिर्फ चेहरे के होते हैं, बाकी शरीर के नहीं, और इस केस में सिर तो गायब ही था। ऐसे में चेहरा कहाँ देखने को मिलता जिससे पासपोर्ट फ़ोटो के साथ मैच किया जाता? खोए हुए पासपोर्ट भी गंभीरता से ढूंढे गए, मगर कोई सूत्र हाथ नहीं आया। क्रिस्टी ने कहा,
अगर मेहमान थी तो 6 महीने बाद जरूर वापस गई होगी अपने देश। जो वापस चली गई उनको छोड़ दो, मगर जो वापस नहीं गई उसकी लिस्ट जरूर वीज़ा ऑफिस में होगी, क्योंकि वे अवैध नागरिक बनकर यहीं टिक गई होगी। 3-4 दिन बाद वीज़ा ऑफिस से जवाब आ गया। ऐसी स्त्रियों में कोई भी लाश से मिलती जुलती नहीं मिली। आखिर डेविड क्रिस्टी ने फाइल बंद कर दी। उसी दिन शाम को जॉन का फ़ोन आया। पूछा, मिस्टर क्रिस्टी, आपकी तहकीकात कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं, कपड़े सड़ गल गए हैं। न केश, न नाखून, न फिंगरप्रिंट, न दांत। किस आधार पर तहकीकात करूं? मैंने तो और कुछ नहीं, बस वो नीला पर्दा देखा था जो उसके बदन को ढके हुए था। जॉन, तुम परेशान क्यों होते हो? इस देश में हर महीने एक लड़की की हत्या होती है। लड़कियों को आज़ादी तो दे दी, मगर हम क्या उन्हें सुरक्षा दे सके? शायद पिछड़ी हुई सभ्यताओं में ठीक ही करते हैं कि स्त्रियों को घर से बाहर ही नहीं जाने देते। परेशानी मुझे नहीं तो और किसे होगी? जब भी घर के अंदर घुसता हूँ तो लगता है कि वो मेरे पीछे भागी आ रही है और मैंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया है। जॉन, ऐसा है तो कुछ दिन किसी दूसरे देश में पत्नी के साथ हॉलीडे मना कर आओ और किसी अच्छे मनोचिकित्सक को भी दिखा लो। मुझे लगता है कि वो हमसे न्याय मांग रही है। हाँ, तुम चर्च में जाने वाले धर्मभीरू इंसान हो, मगर ध्यान रखो, मरकर कोई वापस नहीं आया। शांत चित्त होकर सोचो, साहसमंद बनो, अपना ख्याल रखो। तुम अगर विचलित होगे तो डोरा का क्या होगा? कहने को तो क्रिस्टी बोल गया, मगर उसके मन में वो नीला पर्दा कौंध गया। उसने उस पर्दे की बारीकी से छानबीन की तो अंदर की तरफ लेबल मिल गया जिस पर कंपनी का नाम था। मोयरा, देखो इस पर्दे की मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम। उससे क्या होगा, कंपनी ने कोई एक पर्दा तो बनाया नहीं होगा। चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मोयरा ने पर्दे बनाने वाली कंपनी को पत्र लिखा तो उत्तर मिला, ये पर्दा 20 वर्ष पहले बना था। उनकी कंपनी में रिटेल में बेचने वाली दुकान का नाम एक्सल हाउस लिनन स्टोर था, पर स्टोर की 20 ब्रांचें पूरे देश में फैली हुई थीं। सहायता के तौर पर उन्होंने अपने बचे खुचे स्टॉक में से ढूंढकर वैसा ही एक पर्दा क्रिस्टी को भेज दिया। उस स्टोर की एक भी ब्रांच इस क्षेत्र में नहीं थी। एक ब्रांच 40 मील दूर पर मिल ही गई तो उन्होंने अपने सब रिकॉर्ड उल्टे पलटे और बताया कि पर्दा करीब 15 साल पहले बिका होगा। इसके बाद उसकी बिक्री बंद हो गई थी क्योंकि सारा माल खत्म हो गया था। क्रिस्टी ने पुलिस फाइल के विशेष कार्यक्रम में कंपनी द्वारा भेजे गए पर्दों को टेलीविज़न पर प्रस्तुत किया और जनता से अपील की कि अगर वे किसी को जानते हों जिसके पास ऐसे पर्दे हों तो वे पुलिस की सहायता करें। उसने किसी खोई हुई स्त्री का पता देने की भी मांग की। पर्दा 6 फुट लंबा था। वो किसी ऊंची खिड़की या दरवाजे पर टंगा हो सकता है। एप्सम में एक कार बूट सेल लगती है। दूर दूर से लोग अपने घरों का पुराना सामान कार के बूट में भरकर ले आते थे और कबाड़ी बाजार में बेचकर लौट जाते हैं। अक्सर इसमें कुछ पेशेवर कबाड़ी भी होते हैं। ऐसी ही एक कबाड़ी थी मार्था। उसका आदमी बिके हुए घरों का पुराना सामान खरीद लेता था। उसकी एक सहेली थी शीला। शीला भी यही काम करती थी, मगर वो बच्चों का सामान यानी पुरानी गुड़ियाँ, फर के खिलौने, बच्चों के कपड़े आदि की खरीदारी करती थी। पुलिस फाइल का प्रोग्राम लगभग सभी स्त्रियां देखती हैं। मार्था 1 हफ्ते की छुट्टी पर ग्रीस चली गई थी। लौट कर आई तो शीला का फ़ोन आया। मार्था, तू बड़ी खुश हो रही थी ना कि तेरे पुराने पर्दे 10-10 पाउंड में बिक गए। ले देख, उनका क्या किया किसी खरीदार ने। पुलिस को तलाश है उनकी, साथ ही किसी खोई हुई औरत की भी। मुझे लगता है कि कोई हत्या का मामला है। पर्दों से हत्या का क्या संबंध? अच्छे भले तो थे, लेबल तक लगा हुआ था। मैंने बेचे तो क्या गुनाह किया? नहीं, वो तो ठीक है, मगर पुलिस क्यों पूछेगी? कुछ गड़बड़ तो है। तुझे फ़ोन करके उन्हें बताना चाहिए। मैंने बेच दिए, बाकी मेरी बला से। खरीदने वाला उनको क्यों खरीद रहा है, मुझे इससे क्या मतलब। चाहे उसका गाउन बनाकर पहने, चाहे पलंग पर बिछाए, चाहे घर में टांगे, उसकी मर्जी। अगली बार फिर पुलिस फाइल पर अपील की गई। अब मार्था विचलित हो उठी। उसने फ़ोन उठाकर दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिलाया। बात करने वाला कोई बेहद शालीन मृदुभाषी व्यक्ति था। मार्था ने बताया, कुछ महीने पहले उसने बिल्कुल ऐसे ही 6 फुट लंबे पर्दे बेचे थे। खरीदने वाली कोई औरत थी और दूर से आई थी। उसने पर्दे के दामों पर हुज्जत की थी, इसलिए मुझे कुछ कुछ याद है। बता सकती हो देखने में कैसी थी? रंग गोरा था और उसने सिर पर रुमाल बांधा हुआ था। शायद तुर्की या ईरानी होगी। उसने यह भी कहा था कि वो दूर से आई थी, शायद बेसिंग स्टॉक से।
बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भी क्लू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। आप इस बारे में चुप रहें तो अच्छा है। कोई भी तहकीकात चुपचाप ही की जाती है। मैं अब चैन से सो सकूंगी, कहकर मार्था ने फ़ोन रख दिया। क्रिस्टी ने अपनी खोज बेसिंग स्टॉक और उसके आसपास के इलाके में सीमित कर ली। पर्दों के बेचने का समय हत्या के समय से लगभग मिलता था। फिर भी ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। तथ्यों से अभी तक वो कोसों दूर था। कैनवास अभी गीला ही था। किसी भी रंग की लकीर खींचो उस पर फैल कर गुम हो रही थी। फिर से जॉन का फ़ोन आ गया। पूछा, डेविड क्रिस्टी है क्या? बोल रहा हूँ, कौन है? मैं जॉन, पहचाना? अरे हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ठीक हो? नहीं, अस्पताल में रहकर आया हूँ। मुझे फिर से वही बेचैनी और फोबिया तंग कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे ट्रैंक्विलाइज़र पर रखा कुछ दिन और मेरा सुबह का घूमना बंद करवा दिया। अब मैं करीब 10-11 बजे डोरा के साथ टहलने जाता हूँ, वो भी भरे बाजार में। कुत्ते को लेकर डोरा जाती है या चर्च का कोई जानने वाला। नया शहर है ये, तो भी न जाने कैसी दहशत बैठ गई है। देखो, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो। डेविड क्रिस्टी मार्था की बातें सोचता रहा। अगले पुलिस फाइल के प्रोग्राम में उसने एक खिड़की का अनुमानित चित्र पेश किया जिस पर नेट का पर्दा लगा था और दोनों ओर हूबहू वैसे ही नीले पर्दे डोरी से बंधे सुंदरता से लटक रहे थे। इस फोटो के साथ ही उसने जनता से अपील की कि यदि उन्होंने ऐसी किसी खिड़की को देखा हो तो उसे सूचित करें। इस प्रोग्राम के बाद उसे एक स्त्री का फ़ोन आया। इत्तेफाक से वो बेसिंग स्टॉक से ही बोल रही थी। इंस्पेक्टर क्रिस्टी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बेसिंग स्टोक का नाम सुनते ही क्रिस्टी तुरंत उठ खड़ा हुआ। फौरन अपनी सेक्रेटरी मोयरा को लेकर वो बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो एक सुंदर सा मकान था जो 3 ओर से बगीचों से घिरा हुआ था। चौथी ओर फेंस यानी बांस की चटाई नुमा दीवार थी। क्रिस्टी ने घंटी बजाई तो किसी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है? मैं इंस्पेक्टर क्रिस्टी और यह है मेरी सहायिका मोयरा। हमें बुलाया गया है, कहकर क्रिस्टी ने अपना पुलिस का बैज दिखाया। उत्तर में स्त्री ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और स्वागत की मुद्रा में एक ओर सरक गई। प्लीज़ कम इन, मैं जेनेट हूँ, पेशे से नर्स हूँ। क्रिस्टी और मोयरा अंदर दाखिल हुए। जेनेट ने उन्हें बैठाया। आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, नर्स हूँ और फ्रीलांस काम करती हूँ। एजेंसी के माध्यम से अक्सर मुझे यूरोप भी जाना पड़ता है। कई कई महीने मुझे बाहर रहना पड़ता है। आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा घर 3 तरफ से पूरी तरह असुरक्षित है। इसलिए मेरे मित्रों ने सलाह दी कि मैं कोई किराएदार रख लूँ ताकि घर की सुरक्षा रहे। वाजिब बात है, ऐसा तो अनेक लोग करते हैं। इसीलिए मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया था। जवाब में जो लोग आए उनमें एक स्मार्ट सी एशियन लड़की भी थी जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वो भी बिल्कुल अकेली थी। बातचीत से वो भली लगी, इसीलिए मैंने उसे चुन लिया। उसका नाम फैमी था और वो मोरक्को की रहने वाली थी। यहाँ वो स्टूडेंट बनकर आई थी, फिर यहीं नौकरी मिल गई और स्थायी रूप से बस गई। पिछले क्रिसमस पर वो अपने देश छुट्टियाँ मनाने गई मगर वापस नहीं लौटी। उसका कोई पत्र आया आपके पास? नहीं। उसने जाते समय अपने घर का पता दिया था आपको? नहीं, वो बहुत कम बोलने वाली और खुशमिजाज लड़की थी। शायद वो वहीं रह गई हो सदा के लिए। ऐसा कम ही होता है, पर चलो मान लेते हैं। लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया? दरअसल जब वो नहीं लौटी तो मैंने कमरा खाली कर दिया और उसका सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया। आजकल उस कमरे में एक फ्रेंच स्टूडेंट रहता है। सब कुछ ठीक है, इसमें इतना घबराने और पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप लोगों ने जो खिड़की का फ़ोटो और नीला पर्दा दिखाया था उसी को देखकर मैंने फ़ोन किया। फैमी का जो सामान मैंने पैक करके बक्से में रखा उसमें उसका एक चित्र भी है जिसमें वो 2-3 साल के एक बच्चे के साथ वैसी ही खिड़की या दरवाजे के पास बैठी है। आपका चित्र देखकर मैंने फ़ोन कर दिया। क्या वो चित्र दिखा सकती हैं मुझे? हाँ, मैंने सामान नीचे उतरवा लिया था। मोयरा की मदद से जैनेट एक गत्ते का बड़ा सा डिब्बा कमरे के बीचों बीच खींच लाई। बीच में बिछे गलीचे पर नीचे बैठकर उसने सभी चीज़ें तरतीब से सजा दी। फैमी नाम की इस स्त्री का फ़ोटो करीब 9x12 इंच के स्टील के फ्रेम में जड़ा था। उसमें क्रिस्टी द्वारा प्रसारित खिड़की के अनुमानित चित्र से मिलती जुलती एक खिड़की के सामने एक काले चमड़े से मढ़ा सोफा पड़ा था और उस पर एक युवती लगभग 3 साल के गोल मटोल बच्चे को गालों से सटाए बैठी मुस्कुरा रही थी। क्या नाम बताया जेनेट आपने? फैमी। सरनेम पता है?
नहीं, बताया तो था, परंतु विदेशी नामों को याद रखना बेहद कठिन लगता है। क्यों, क्या किराए की कोई लिखत पढ़त नहीं है? जेनेट का मुंह उतर गया। घबरा कर हकलाती हुई वो बोली, लड़की भली थी, एडवांस किराया नगद देकर यहाँ रहने आई थी। कोई किराया नामा तो मैंने नहीं लिखवाया, मगर रसीद मैं उसे ज़रूर दे देती थी। पहली तारीख को वो महीने का किराया कैश दे देती थी। मैं कसूरवार हूँ अफसर, पर यह कोई ऐसी बड़ी आमदनी तो ना थी जिसे छिपाया जाए। घबराओ नहीं, ऐसे गैर कानूनी अनुबंध अनेक बेवकूफ़ लोग कर लेते हैं। अब खुद ही देखो ना, क्या हो सकता है लापरवाही का अंजाम। क्यों, क्या कोई संगीन मामला है? हो भी सकता है, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम एक लापता लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या कोई सुराग तुम हमें दे सकती हो? कोई इसका मित्र? ये तस्वीर वाला बच्चा? शायद ये बच्चा उसका बेटा है जो अपने बाप के पास रहता है। फैमी छुट्टी वाले दिन शायद इससे मिलने जाती थी। इसका मतलब वो तलाक ले चुकी थी? ये नहीं पता। बाकी समय वो क्या करती थी? ठीक से नहीं पता, मगर कहीं 9 से 5 तक नौकरी करती थी। घर जल्दी आ जाती थी और मेरी ही रसोई में पकाती खाती थी। अफसर, बात यह है कि मैं ज़्यादातर यूरोप में रहती हूँ। मैंने खुद ही नहीं पूछा। जेनेट, यहाँ उसका कोई परिचित तो आता होगा? विदेशियों पर मेरा इतना विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि वो किसी मेहमान को नहीं लाएगी। आपको तो पता ही है कि यहाँ जवान लड़कियाँ क्या क्या कर्म करती हैं, मगर मेरी पीठ पीछे अगर कोई आता हो तो नहीं कह सकती। जब रखा तब कोई रेफरेंस लेटर तो लिया होगा उसके बॉस से या बैंक का? हाँ, मगर जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसे फेंक दिया। कुछ कहकर गई थी तुमसे? हाँ, उसने कहा कि वो क्रिसमस की छुट्टियों में मोरक्को अपने वतन जा रही है। अच्छा, मदद के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं सामान का डिब्बा संग ले जाऊं? बेशक बेशक। अपने ऑफिस में आकर क्रिस्टी ने सारा सामान खोला, मगर उस स्त्री की पहचान के सभी कागजात गायब थे। कहीं नाम तक का सबूत नहीं था। क्रिस्टी ने अनुमान लगाया कि किसी ने जानबूझकर सभी कागजात गायब किए होंगे, मगर मेज पर रखी तस्वीर शायद इसलिए फेंक गया कि उसकी अब ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कुछ भी ठीक नहीं बैठ रहा था। क्रिस्टी ने पुलिस फाइल के अगले कार्यक्रम में इस चित्र को प्रसारित किया, टीवी स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया, मगर उस स्त्री को जानने वाला कोई भी सामने नहीं आया। उसका अगला कदम था मोरक्को जाने वाले सभी सवारियों की पड़ताल। पिछले 1 साल के सभी यात्रियों के रिकॉर्ड उसने हीथ्रो एयरपोर्ट से मंगवाए, मगर कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता है कि वो स्त्री किसी अन्य देश में गई हो और फिर वहाँ से मोरक्को चली गई हो सकता है फैमी नाम केवल बुलाने का नाम हो, मगर उसका असली नाम क्या होगा? मोयरा ने सुझाया कि जाने वाले यात्रियों के बजाय वो मोरक्को से आकर यहाँ बस जाने वाली लड़कियों के रिकॉर्ड तफ्तीश करे। क्रिस्टी को ये बात जच गई। उसने मोरक्को के दूतावास से संपर्क किया, वहाँ से आए नागरिकों को पासपोर्ट ऑफिस में ढूंढा। आखिरकार एक लड़की का पता मिला। वो 7-8 साल पहले पढ़ाई करने के लिए यहीं आई थी। उसका नाम फहमीदा सादी था। फहमीदा सादी के वापस मोरक्को जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। ये आसानी से अपना नाम फहमी रख सकती थी। क्रिस्टी ने इसे भी एक सूत्र मान लिया और अपनी खोज जारी रखी, परंतु अन्य तथ्यों की तरह यह भी एक हवाई किला था। केवल मान्यता पर की गई खोज से क्या हत्यारा मिल जाएगा? लंदन में फहमीदा सादी कहाँ रह रही थी, यह तक पता लगाना कठिन काम था, मगर पासपोर्ट ऑफिस से उसके अपने देश में उसका पता मिल गया। क्रिस्टी ने जैसे तैसे अपने विभाग को दलीलें देकर खर्चे के लिए राजी कर लिया और वो मोरक्को चला गया फहमीदा के परिवार से मिलने। फहमीदा का परिवार बहुत अमीर नहीं था। एक विधवा अधेड़ उम्र की माँ, एक अंधा भाई और 3 कुंवारी छोटी बहनें, पर ये लोग बड़े शिष्ट और विनम्र थे। क्रिस्टी को देखकर वे लोग घबरा न जाएं, इसलिए उसने अपने आप को उनकी पुत्री का प्रोफेसर बताया कि फहमीदा उनसे कई महीनों से नहीं मिली है। वह इत्तेफाक से किसी रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा वो यहाँ होगी, अतः मिलने चले आए। फहमीदा की माँ ने कॉफ़ी और खजूर चांदी की तश्तरी में पेश किए और हंसकर बोली कि उनकी बेटी लंदन में ही है और उसके खत बराबर आते हैं।
अब क्रिस्टी ये कैसे सोच लेता कि फहमीदा मर गई है। उसका यहाँ आना बेकार की कोशिश साबित हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो गलत जगह झक मार रहा है। अपनी नकली मित्रता की साख बरकरार रखने के लिए वो बेकार के हंसी मजाक और बातचीत की कड़ियाँ पिरोता रहा। लेकिन कुछ बातों पर माँ और भाई की तरफ से अनपेक्षित बातें सुनने को मिली। मसलन उसके ये कहने पर कि वो हिजाब पहनती है, इसीलिए मैंने यहाँ से उसके लिए 2 बढ़िया रुमाल खरीदे हैं। माँ आश्चर्य से उसे देखकर बोली, अरे वो कब से रुमाल सिर पर बांधने लगी? वो तो नित नए फैशन रचती है केशों के। क्रिस्टी सकपका गया। बोला, नहीं, लंदन में विवाहित स्त्रियां हिजाब पहनने लगी हैं। उसका बेटा कैसा है? हमारी बेटी तो अभी तक कुंवारी है। आप गलत पते पर आ गए हैं, माँ ने कहा। हो सकता है आपके पास आपकी बेटी का कोई फोटो है? माँ झटपट फोटो ले आई। निसंदेह ये फैमी का ही चित्र है, हालांकि इसमें उसके केश लंबे और वेशभूषा मुरक्कन थी। अब क्रिस्टी का माथा ठनका। उसने दुभाषियों के माध्यम से बातचीत जारी रखते हुए पूछा, क्या मैं आपकी पुत्री के पत्र देख सकता हूँ? फैमी की माँ को भी कुछ संदेह हुआ, मगर फिर वो पत्र ले आई। क्रिस्टी ने बहाने से माँ को समझाया कि उसे ये पत्र दे दे ताकि वो फैमी को इन्हें दिखाकर चकित कर सके। दुभाषिए के समझाने पर माँ ने पत्र दे दिए। 1-2 दिन शहर घूम लूँ, फिर आपसे आकर मिलूँगा जाने से पहले, यह कहकर क्रिस्टी उठ खड़ा हुआ। फहमीदा सादी की माँ को असमंजस में छोड़कर वो भारी मन से बाहर आ गया। 2 बातें पक्की हो गई थीं। एक तो ये कि लड़की यही चित्र वाली लड़की थी, दूसरी ये कि उसका नाम फहमी ही था। मगर तीसरी बात एक विशाल प्रश्न के हुक से लटक रही थी। वो ये कि फहमी का बेटा कहाँ था? क्यों उसके बारे में माँ को पता नहीं था? जरूर या तो वो अवैध था या गोद लिया हुआ। जेनेट ने साफ साफ कहा था कि उसका किसी से संबंध था। बच्चा अपने बाप के पास था और फहमी उससे बराबर मिलने जाती थी। लंदन में अनेक बच्चे अकेले अभिभावक पालते हैं, परंतु अधिकांश में स्त्री के पास बच्चा रहता है और पुरुष अपना आना जाना भर रखता है। यहाँ स्थिति उल्टी बैठ रही थी। शायद अपने अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए फहमी ने बच्चे को पिता के पास रखा हुआ था। विचित्र। फहमी के लिखे हुए शुरू के पत्र खुले दिल से एक बेटी की ओर से माँ को लिखे हुए पत्र थे। वे बराबर हर हफ्ते लिखे गए थे। उनमें पैसा घर भेजने का भी जिक्र था, मगर बाद वाले पत्र बेहद संक्षिप्त और औपचारिक समाचार भर थे। पैसों का कोई जिक्र नहीं था। अगले 2-4 दिन बाद क्रिस्टी फहमी की माँ से विदा लेने गया। बातों बातों में उसने पूछा कि जब एक कुंवारी लड़की को इतनी दूर परदेश भेजा था तो कोई तो मित्र या जान पहचान का परिवार वहाँ होगा। माँ ने कई नाम गिना दिए। क्रिस्टी ने उनके पते मांगे तो माँ अचंभित रह गई। पूछने लगी, आप क्या करेंगे? वो कई दिनों से नहीं मिली है ना, इसलिए उसके मित्रों से पूछ लूँगा, यूं ही बस। फहमी की बहन ने किसी पुरानी डायरी में से 1-2 पते दिए जो कई साल पहले के रहे होंगे। पते लेकर वो लंदन लौट गया। लंदन आकर क्रिस्टी ने उन पतों पर तहकीकात करनी चाहिए। एक घर में अब कोई नाइजीरियन परिवार रह रहा था तो दूसरे घर के व्यक्ति का रुख बड़ा टालमटोल वाला था। ये सभी पते लंदन के पूर्वी भाग के थे, जो मुख्य शहर से करीब 30-40 मील दूर पड़ते हैं। तीसरे व्यक्ति ने फहमीदा के बारे में अच्छा नहीं बोला, मगर क्रिस्टी ने बल देकर उसे तहकीकात की। पुलिस का नाम सुनकर वो कुछ कुछ बता पाया। फहमीदा पहले इधर ही रहती थी और कैडबरी की फैक्ट्री में काम करती थी, मगर 4 साल पहले वो ये जगह छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। इस फैक्ट्री में सब कुछ बदल गया था। कैडबरी कंपनी ने यहाँ का काम बंद कर दिया था और कारखाना कोट पैंट बनाने वाले एक भारतीय ने खरीद लिया था। फहमी अभी भी उससे आंख मिचौली खेल रही थी। कैडबरी के पुराने रजिस्टरों से उसे उसी जगह काम करने वाली स्त्रियों के नाम पते मिले। बहुत ढूंढकर एक ऐसी औरत मिली जो फहमी को जानती थी और उसे कुछ कुछ याद था। ये थी लॉरेन, जो फहमी के संग उसी जगह काम करती थी और आयरलैंड से आई थी। दोनों हम उम्र और विदेश में अकेली थी, इसलिए मित्र बन गई थी। लॉरेन ने क्रिस्टी को बताया, फहमी बेहद भोली और खुशमिजाज थी। 3-4 साल यहाँ रहकर वो अपने पुराने ख्यालों से उबर रही थी। खूब फैशन करती थी। कई लोग जो उसके अपने ही कबीले के थे उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहती थी।
धीरे धीरे उसकी दोस्ती मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति से हो गई। मोहम्मद पढ़ने के लिए लंदन आया था। वो मोरक्को का ही था। शायद कानून की पढ़ाई करके यहाँ आया था। देखने में हट्टा कट्टा और अच्छी शक्ल सूरत का था। फहमी उसके प्रेम में फंस गई। मगर जब उसे पता चला कि वो मोहम्मद के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब सब कुछ ताश के किले की तरह ढह गया। मोहम्मद ने उससे गर्भ गिरा देने को कहा, क्योंकि वो शादीशुदा था। उसने दलील दी कि उसकी बीवी ही सब कुछ की मालिक है, वो उसी के दम पर इंग्लैंड आया है, वगैरह वगैरह। फहमीदा ने बच्चा गिराने से मना कर दिया और वो सबसे मुंह छिपाकर कहीं चली गई। उसको लड़का हुआ था और वो बहुत खुश थी। उसने बेटे का नाम अब्दुल रखा था। ये बात उसने मुझे फ़ोन पर बताई थी। उसने ये भी बताया कि मोहम्मद उससे मिलने और बेटे को देखने आया था। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर मेरी भी शादी हो गई तो मैं यहाँ नए घर में आ गई। फहमी की 4 साल से कोई खबर नहीं मिली। लॉरेन की कहानी सुनकर क्रिस्टी फहमी को तो जान गया, मगर ये कैसे पता चले कि वो कहाँ है। जो नीले पर्दे वाली लाश थी वो फहमी है या कोई और। लॉरेन की बातों से क्रिस्टी ने अंदाज़ा लगाया कि यह बच्चा अब्दुल करीब 5 साल का हो गया होगा। झटपट उसने मोयरा से बर्थ रजिस्टर चेक करने को कहा। पूरे देश के जन्म मृत्यु के खाते में से ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। कुछ दिन लगे, मगर बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। पिता का नाम मोहम्मद भी मिल गया। बच्चे का जन्म ईस्ट एंड के पास ही के एक इलाके हैकनी के एक अस्पताल में हुआ था। कहाँ मिलेगा ये बच्चा? स्कूल में। हाँ, मगर कहाँ के स्कूल में? हर 2 मील पर स्कूल है। जन्म की तारीख मैच कराई जाए तो मिल जाएगा। लगभग 20,000 प्राइमरी स्कूलों में तुम ढूंढने जाओगी? पागलपन है ये, कुछ और सोचो। क्रिस्टी का धीरज जवाब दे रहा था। अगर ये बच्चा मिल भी जाता है तो केवल 1% उम्मीद थी कि उसकी माँ का कत्ल हुआ है। मोरक्को में मिली फहमीदा शादी और बेसिंग स्टोक से मिली तस्वीर भले ही एक हो, मगर उसके पास जो लाश थी वो उसी की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं था। अगले दिन मोयरा ने एक और सलाह दी। हर बच्चे के नाम से उसके माँ बाप को भत्ता मिलता है। फहमीदा नाम की स्त्री या मोहम्मद नाम का पुरुष जरूर ये भत्ता ले रहा होगा कहीं ना कहीं। क्रिस्टी ये सुनकर उछल पड़ा। करीब 2 हफ्ते हर एक जगह के तमाम रजिस्टर देखते देखते वे लोग पस्त हो गए। जन्म की तारीख मिलती तो नाम नहीं, दोनों मिल भी गए तो जन्म स्थान का फर्क, तीनों मिल गए तो माँ बाप सलामत। ये एक जरिया भी बंद हो गया। हताश होकर क्रिस्टी ने मोयरा से फाइल बंद करने को कहा। लंदन जैसे शहर में ये कोई एक ही किस्सा नहीं था उसके लिए। उसकी टीम को जाने कितने कत्लों की तहकीकात करनी होती थी। ये बात और थी कि ये सबसे ज़्यादा चुनौती देने वाला कत्ल था। क्रिस्टी और मोयरा दोनों दिमागी थकान से चूर चूर हो गए थे। हफ्ते भर के लिए यूरोप में छुट्टियां बिताने चले गए। क्रिस्टी अपने बीबी बच्चों के साथ और मोयरा अपने बॉयफ्रेंड और उसकी 7 वर्षीय बेटी के साथ। हफ्ते भर बाद सोमवार की एक सुहानी सुबह थी जब क्रिस्टी वापस अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठा। सामने मेज पर एक स्लिप उसकी फाइलों के रैक पर चिपकी उसे घूर रही थी। स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा था कि उसे फ़ोन कर ले। क्रिस्टी ने फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ से बैंक मैनेजर जॉन की बीवी डोरा बोली, इंस्पेक्टर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे आकर मिलो या वक्त दो तो मैं ही आ जाऊँ। आप ही इधर आ जाइए, शहर में आकर कुछ मन बदल जाएगा। जॉन भी साथ होगा क्या? नहीं, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि जॉन अस्पताल में है। मैं ही आ जाती हूँ अकेली। तो फिर आप मुझे विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम के दरवाजे के पास मिलिए, जहाँ सभी झंडे लगे हैं। ठीक 2 बजे दोपहर, ये आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक 2 बजे डोरा स्कर्ट और लंबा कोट पहने, हैट लगाए टैक्सी से उतरी। क्रिस्टी ने लपक कर उसे टैक्सी से उतारा और उसके हाथ को झुककर चूमा। डोरा गंभीर स्वर में बोली, हेलो, मैं आपको देखकर बेहद खुश हूँ। वे दोनों अंदर चले गए। वहाँ थोड़ा इधर उधर घूमकर वे एक बेंच पर एकांत में बैठ गए। डोरा ने बताया कि 1 हफ्ता पहले शनिवार को शॉपिंग करने गई थी अपनी पड़ोसन को साथ लेकर। जॉन घर पर अकेला था और रसोई के इलेक्ट्रिक उपकरण आदि चमका रहा था। मैंने जॉन के लिए एक धुएं के रंग जैसा डल नीला जंपर खरीदा उस दिन।
मगर जब मैंने उसे घर लाकर दिखाया तो भड़क उठा। ले जा वापस ये ड्रेस, ये भी कोई रंग है जिंदा व्यक्ति के पहनने का। ये कहकर वो कांपने लगा। उसे चक्कर से आए और उसकी आंखें पथरा गईं और मैंने एम्बुलेंस मंगवा ली। जॉन तभी से अस्पताल में है। जम्पर मैंने वापस कर दिया, मगर बड़ी हैरान हूँ। तुम बात को समझो डोरा, शायद वो नीला रंग उसे कुछ याद दिला गया हो। तुम अब इस बात का ख्याल रखना कि उसे कुछ भी ऐसा ना दिखे जो उसे उत्तेजित करे। ठीक है, पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वो रात में 2-3 बार डरकर बड़बड़ करने लगा, जैसे किसी से कह रहा हो कि घबराओ नहीं, वो ज़रूर मिलेगा। क्रिस्टी, प्लीज़ कुछ करो, डोरा बोली। कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, कोई सूत्र नहीं मिलता। फिलहाल केस बंद ही समझो। ऐसा मत करो, केस बंद हो गया तो आत्मा निराश हो जाएगी। हम पुलिस वाले आत्माओं से ऑर्डर नहीं लेते। तुम भी ये अंधविश्वास छोड़ दो, कोई आत्मा नहीं होती। दो टूक बात सुनकर डोरा रुआसी व हक्की बक्की रह गई। क्रिस्टी ने उसे सांत्वना दी, रेस्टोरेंट में ले जाकर चाय पिलाई और वादा किया कि वो जॉन को देखने जरूर आएगा। उसे समझाएगा कि ये एक डेड केस है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। एक टैक्सी बुलाकर उसने डोरा को विदा किया और वापस अपने ऑफिस लौट आया। उस समय 5 बजे थे। अगले दिन का एजेंडा लिखकर और मोयरा को सब आदेश देकर वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कोट व हैट पकड़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो इंस्पेक्टर क्रिस्टी, मैं लॉरेन बोल रही हूँ। आपने मुझे पहचाना? कुछ दिन पहले आप मुझसे मिले थे फैमी नाम की औरत के बारे में जानने के लिए, याद आया? हाँ, कहिए कैसे फ़ोन किया? मेरा ख्याल है मैंने परसों मोहम्मद को देखा। वो एक सब्जी वाले से बातें कर रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ी, पर पता नहीं कैसे वो भीड़ में गुम हो गया। मुझे पक्का विश्वास है कि वो मोहम्मद ही था। मैंने उस सब्जी वाले से पूछा भी कि वो धारीदार कमीज वाला कौन था, तो उसने बताया कि वो उस दुकान का पुराना मालिक नासेर था। मैंने पूछा, क्या उसका नाम मोहम्मद है? तो सब्जी वाला बोला, नहीं, वो नासेर ही है। पर इंस्पेक्टर, मुझे तो मोहम्मद ही लगा। ओके लॉरेन, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हम कल शाम को तुमसे मिलते हैं। लॉरेन के घर पर क्रिस्टी उससे मिला। लॉरेन का पति घर पर ही था। एक अच्छे नागरिक की तरह उसने अपनी ओर से मदद करने को कहा। क्रिस्टी ने उससे पूछा कि यदि वो लॉरेन को ले जाए कुछ देर के लिए तो क्या वो बच्चों को देख लेगा घर में? इस पर उससे हर्ष राजी हो गया। क्रिस्टी अपनी कार में लॉरेन को लेकर उस दुकान पर गया। दुकान बंद हो चुकी थी, मगर पूछने पर पता चला कि मालिक ऊपर ही रहता है। क्रिस्टी ने बहाना बनाकर घंटी बजाई और सीधा सवाल पूछा, मोहम्मद है क्या? यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं है। आप कौन हैं? उसका पुराना दोस्त हूँ, वो यहीं रहता था। नहीं, आप शायद धोखा खा रहे हैं। हमसे पहले यहाँ एक औरत रहती थी, उसके आदमी के नाम से दुकान थी, मगर वो तो कई साल पहले नशे की बुरी लत के कारण मर गया। औरत 3 बेटियों के साथ विधवा हो गई, लेकिन ये दुकान वही चलाती थी। हालांकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसका दूसरा पति यहाँ आता जाता था, मगर रहता कहीं और था। वो पढ़ता था शायद। उसका भी नाम मोहम्मद नहीं, नासेर था। क्या वो तुमसे कल मिलने आया था? वो अक्सर आ जाता है यहाँ। इधर उसके देश वाले लोग रहते हैं शायद। कभी कभी दुकान पर भी आता है, मगर हम उसको नहीं जानते। हम लोग पाकिस्तान से हैं और हमारी भाषा उनसे नहीं मिलती। फिर कुछ रुककर पुनः बोला, देखो अफसर जी, हम कुछ और नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दुकान का सौदा जिस एजेंट के साथ हुआ था वो मर गया। उसका बेटा अपना कारोबार किसी और को बेचकर अमेरिका चला गया। आपको उसी से सब पता चल सकता है। क्रिस्टी को लगा वो व्यक्ति सच बोल रहा है। लॉरेन से उसने पूछा, क्या तुम्हें पक्के तौर पर लगा कि तुमने मोहम्मद को देखा है? लॉरेन ने जिसे देखा था उसकी महीन कटी हुई दाढ़ी थी, जबकि मोहम्मद दाढ़ी नहीं रखता। ये सोचकर लॉरेन असमंजस में पड़ गई। जो मोहम्मद उसे याद था वो इतना मोटा नहीं था जितना कल वाला नासेर। फिर भी क्रिस्टी ने लॉरेन को तसल्ली दी कि उसकी मदद काफ़ी काम आई है। लॉरेन को उसके घर छोड़कर क्रिस्टी वापस चला गया। अगले दिन उसने मोयरा को उस दुकान के कागजात निकलवाने के लिए भेजा। दुकान की पहली मालकिन साफिया नासेर नाम की औरत थी। वो तुर्की थी और जिसकी उम्र 42 वर्ष थी। मगर सवाल ये था कि दुकान बेचकर वो चली कहाँ गई?
अगले दिन मोयरा ने अपनी एक तुर्की सहेली को तैयार किया और वो साफिया के बारे में उस दुकान के पास पड़ोस में पूछताछ कराई। किसी ने बताया कि उसने दूर कहीं नया रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्रिस्टी ने पिछले 6 साल में जितने रेस्टोरेंट खोले गए सबका कच्चा चिट्ठा निकाला, लेकिन कहीं कोई मोहम्मद या साफिया नासिर नहीं मिली। वो फिर हताश हो गया। तभी उसे याद आया कि जॉन को देखने जाना है। शनिवार को सज धज कर क्रिस्टी ने अपनी बीवी से कहा, चलो हम लोग जॉन को देख कर आते हैं। पहले वॉकिंग जाएंगे, वहाँ का बाजार अच्छा है। तुम चाहो तो किसी बुटीक में घूमती रहना, मैं जॉन से मिलकर तुमसे मिल लूँगा। फिर हम एस्कॉर्ट में रुक कर कुछ खा पी लेंगे। अच्छी जगह है, थोड़ा ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है। क्रिस्टी की बीबी रोजी उसके साथ तैयार होकर निकली। उसने क्रिस्टी को जॉन वाले अस्पताल के पोर्च में उतार दिया, खुद खरीदारी करने निकल गई। क्रिस्टी जॉन से मिला तो बेहद खुश हुआ। उसे देखते ही वो बोला, मुझे पता है कि तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है और जल्द ही कातिल तुम्हारे सामने होगा। क्रिस्टी किस मुंह से बताता कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। उसने जरा भी संशय प्रकट नहीं किया, यही बताया कि खोज चल रही है। तुम क्यों इतना परेशान हो जॉन? लंदन में तो आए दिन कत्ल होते रहते हैं। पिछले 20 साल में विभिन्न जगहों से आकर यहाँ बसने वाले लोग अपनी विभीषिकाएं संग लाए हैं। ग्रीक साइप्रस के लोगों से तंग हैं, इटालियन स्पेनिश लोगों को पसंद नहीं करते, रोमानिया वाले क्रोएशिया से घृणा करते हैं, पॉलिश जर्मन से तो फ्रेंच अंग्रेज़ों से। कहाँ तक गिनाएं, सबके आने से क्राइम रेट बढ़ गया है। सरकारें उनके अपने देशों की बनती गिरती हैं, धरने सब यहाँ देते हैं, जुलूस निकालते हैं, तोड़ फोड़, आपसी लड़ाइयाँ, मर्डर, क्या नहीं करते। अपने घरों में बैठे थे तो किसी को जानते भी नहीं थे, यहाँ आकर अनजानों से बेपनाह दुश्मनी सिर्फ पूर्वाग्रह के कारण। सरकार, पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था सब पर भार डालते हैं इसे फिरे। हमारा इंग्लैंड ऐसा तो नहीं था। जब मैं बच्चा था सबके दरवाजे खुले पड़े रहते थे, हम सड़क पर फुटबॉल खेलते थे, ना ट्रैफिक था ना कोई खतरा, ना बच्चे गायब होते थे ना लड़कियां। अब तो जाने कितने खतरे पैदा हो गए हैं। हाँ, पहले केवल किलों रजवाड़ों में अंग्रेज़ों के भूत प्रेत दिखने की अफवाहें उड़ाई जाती थी। कब्रिस्तान तो बेपनाह आवाजाही के छोटे रास्ते हुआ करते थे। हम कब्रिस्तान में निडर होकर लुका छिपी का खेल खेलते थे। ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास ही था, जॉन ने कहा। तुम क्यों डरे? उस औरत की वजह से। कैसी थी दिखने में, क्या पहने थी? कह नहीं सकता। जॉन, तुम अपनी इच्छा शक्ति को काबू में रखो। मर्द हो, अपनी बीवी का ख्याल करो। जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा अपना डर है। तुमने तो उसे देखा तक नहीं, सिर्फ कपड़ा छुआ, वो भी एक कोना, मुश्किल से 2 इंच का। क्रिस्टी, तुमने देखा क्या? जॉन, अब मैं जाऊंगा, रोजी आती होगी। मैं आराम करना चाहता हूँ। ज़रा तबीयत ताज़ा हो जाए तो ध्यान ज़्यादा दे पाऊंगा। ये सब काम बेहद भारी पड़ता है दिलो दिमाग पर। भाई, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें बार बार मेरे पास आना पड़ता है, लेकिन चाहता यही हूँ कि जल्दी कातिल पकड़ा जाए। बाय बाय। बाय। डेविड क्रिस्टी ने झूठ बोला कि उसने लाश को नहीं देखा था। वो जॉन को जरा भी उत्तेजित नहीं करना चाहता था। उत्तेजित होने के कारण ही वो सोच सोचकर और कल्पना करके परेशान था। क्या खाओगी रोजी? कुछ भी जो बिना वक्त खराब किए खाया जा सके। फिर तो हम रेस्टोरेंट पर नहीं बैठ सकते। चलो गर्मा गर्म कुछ खाते हैं। रास्ते में कोई अच्छा टेक अवे दिखा तो वहाँ रुकेंगे। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद एक डोनर कबाब की दुकान दिखाई दी। नई व साफ़ सुथरी दुकान थी। डेविड क्रिस्टी वहीं रुक गए। दुकान का मालिक एक खुशमिजाज गोरा चिट्टा आदमी था जो खूब हंस हंस कर बातें बनाना जानता था। दुकान में 2-4 मेज़ें लगी थीं, एक कसीनो मशीन भी थी। डेविड कबाब और सैंडविच बनाने का ऑर्डर देकर 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। अचानक उसके दिमाग में लॉरेन का बताया हुलिया कुलबुलाया। इस दुकानदार के गालों पर पतली सी दाढ़ी की लकीरें कलमों से ठुड्डी पर जाती थीं। रंग गोरा, बदन मोटा। बड़े जिंदा दिल इंसान हो। क्या नाम है तुम्हारा? नासिर। कहाँ से आए हो? तुम्हारी भाषा में विदेशीपन है। टर्की का हूँ, पढ़ने आया था मगर शादी करके यहीं जम गया। रहते भी इसी शहर में हो? हाँ हाँ, और कहाँ जाना है? बिजनेस हो तो घर पास ही होना चाहिए। तुम कहाँ से आए हो?
यहीं रहते हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल पास में। लो, तुम्हारा सामान तैयार है। डेविड ने अपना कबाब लिया और नासिर से विदा लेकर वापस अपनी कार में आ बैठा। कबाब खाने का उसका सारा शौक जाता रहा। मन में जाने कैसी अजीब सी घृणा उतर आई। कैसे कीमे के थक्के को तेज लंबे चाकू से परत दर परत काट कर वो उतार रहा था। कितनी सफाई से स्लाइस निकाल कर ब्रेड में भरे उसने। क्या इसी तेज चाकू से उसने फहमीदा का कत्ल किया होगा? कहाँ खो गए डेविड, खाओ ना। रोज़ी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। बोला, तुम खाओ रोज़ी, मुझे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं सोडा वाटर पीऊँगा। रोज़ी भुनभुना कर चुपचाप कबाब खाने लगी। डेविड के मन में एक ख्याल आता एक जाता कि क्या करना है उसे इसके बाद। बेकार उलझता जा रहा हूँ, उसने सोचा। अभी भी क्या पता कि वो औरत फहमीदा ही थी। क्या पता नासिर बेकसूर हो, साफिया उसकी बीवी है क्या? ये तो 40-42 का नहीं लगता, मुश्किल से 30-32 बरस का लगता है। कुछ बात तो ज़रूर है, तभी ये अचानक मुझे मिल गया। डेविड ने समय नहीं गंवाया। मोयरा बड़ी घाघ औरत थी। डेविड ने उसको नासिर के राज जानने के लिए ठीक समझा। उसने मोयरा से कहा, मोयरा, तुम आजकल की छोकरियों वाले 2-4 कपड़े खरीद लो। तुम्हें किसी से इश्क लड़ाना है और उसकी असलियत उगलवानी है। कर सकोगी? मोयरा हंस पड़ी। कर लूँगी, नौकरी और प्यार में सब जायज़ है। ये भी अच्छा है कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड पायलट है। कहीं वो घर बैठा आदर्श पति होता तब तुम्हारे आधे से ज़्यादा केस फाइलों में ही बंद रह जाते, कभी सुलझते नहीं। चल चल, तू कौन सी दूध की धुली है, भूल गई जब टैक्स कमिश्नर को फांसा था? अरे बड़ा काइयाँ था वो, पर उसने मुझे बहुत मज़े कराए। मोयरा अगले दिन किनारों पर से फटी काली हाफ पैंट, कसा हुआ ब्लाउज और 10 इंच लंबा आगे बांधने वाला कार्डिगन पहनकर और छोटे छोटे बॉब कट केशों में बिल्कुल स्कूल गर्ल बनकर नासिर की दुकान में अकेली चली गई। नासिर को चिड़िया अच्छी लगी। उसने दाना फेंकने में देर नहीं लगाई। उसे बताया कि दुकान के ऊपर वो अकेला रहता है। मोयरा ने कहा, हो सकता है तुम अकेले हो, पर अक्सर तुम्हारी जात के लड़के 30 से पहले ही विवाह कर लेते हैं। ब्याह तो हुआ था मेरा, मगर मेरी बीवी मुझसे बहुत बड़ी है। मेरे भाई की बेवा थी वो। उसके 3 बच्चे थे पर लड़का नहीं था। लड़का न होने की स्थिति में उससे आदमी की सारी जायदाद उसके भतीजे ले जाते, इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली। लड़का हो गया तुमसे उसे? हाँ हुआ, मगर मैं कमाई करने इधर आ गया। 7-8 साल से मुल्क नहीं गया। तुम क्या इधर ही रहती हो? हाँ, यहीं पास में 4-5 मील दूर। तरह तरह की चीज़ें खाने पीने का शौक़ है, इसलिए इधर चली आई। तुम क्या पाकिस्तान से हो? अरे नहीं, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, टर्की से आया हूँ। वो तो यूरोप का ही हिस्सा है। देखो ना, मेरा रंग भी कितना गोरा है। मोयरा के कहने पर नासिर ने कबाब बनवाया। फिर मोयरा से बोला, यहीं बैठ कर खाओ ना, मैंने भी सुबह से दाना पेट में नहीं डाला। तुम्हारी कंपनी में मुझे भी भूख लग गई है। नासिर बड़ा स्मार्ट और हंसमुख आदमी लगा मोयरा को, मगर एक एक करके जो तथ्य सामने आ रहे थे वे उसे कटघरे में धकेलते जा रहे थे। नहीं, अभी पैक करा दो, फिर किसी दिन फुर्सत में आ जाऊंगी। आज तो मेरा टेनिस कोर्ट में सेशन बुक किया हुआ है, बेकार में नुकसान हो जाएगा किराए का। टेनिस तो मैं भी खेलता हूँ, चलो अगली बार संग संग बुक करवाएंगे। कल आओगी? कह नहीं सकती, पर मिलूंगी, तुम मुझे अच्छे लगे। डेविड क्रिस्टी ने दुकान के बाहर एक सिपाही एंडी को ट्रैफिक वार्डन बनाकर तैनात कर दिया। लोगों की गाड़ियों की अवैध पार्किंग पर नज़र रखता वो वहीं घूमता और नासिर की दुकान पर भी नज़र रखता। उस दिन तो नहीं, मगर 2-4 दिन बाद नासिर बाहर निकला। वार्डन ने अपनी कार से उसका पीछा किया। नासिर एक मस्जिद में गया, जहाँ लंबी स्कर्ट और पूरी बाह का ब्लाउज पहने एक प्रौढ़ सी खूबसूरत औरत 3 बच्चों को लेकर खड़ी थी। 2 बेटियां और एक बेटा, जो करीब 5 साल का था। बेटा नासिर को देखकर डैड डैड करता हुआ आया और उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया। स्कर्ट वाली औरत ने सिर पर रेशमी रुमाल बांधा हुआ था। वो बेटियों के साथ दूसरे दरवाजे से अंदर गई। नासिर उस बच्चे को देखकर एकदम खिल उठा। यानी नासिर ने मोयरा को जो कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। नासिर की बीवी वहीं पर थी। क्रिस्टी ने इस औरत पर भी जाल बिछा दिया। ट्रैफिक वार्डन बने हुए अपने सहायक से कहा कि वो नासिर को छोड़कर इस स्त्री का पीछा करे। 2 घंटे बाद नासिर अपनी दुकान में चला गया। मस्जिद के बाहर कई औरतें उसकी बीवी से बातें करती रहीं। जब वो वहाँ से चली,
सिपाही ने लगातार उस पर निगरानी रखी। अंत में उसने उसे घर की चाबी निकालकर ताला खोलकर अंदर जाते हुए देखा। उसने पता अपनी डायरी में लिख लिया और घर का एक फ़ोटो भी कैमरे में कैद कर लिया। उस दिन शुक्रवार था। शनिवार और इतवार को दफ्तर की छुट्टी थी। सोमवार को सुबह 7 बजे से एंडी की ड्यूटी नासिर के तथाकथित घर के बाहर लगा दी गई। वो एक वीडियो कैमरा लेकर अपनी कार में बैठा सारी गतिविधियां रिकॉर्ड करता रहा। 8 बजे नासिर की पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर स्कूल की ओर रवाना हुई। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, यही कोई 15 मिनट की चहलकदमी पर। एंडी अपना फासला रखते हुए धीमी रफ्तार से पीछे पीछे रेंगता हुआ स्कूल का नाम पता भी दर्ज कर लाया। बच्चों को भेजकर नासिर की पत्नी बस से कहीं जाने लगी। एंडी ने उसका पीछा किया। 2-3 मील दूर एक दुकान थी जिसमें मिठाइयाँ, स्वीट, अखबार आदि के साथ साथ ब्रेड, दूध, सब्जी, फल भी रखे हुए थे। दुकान पहले से खुली हुई थी, मतलब उसका मालिक कोई और था। नासिर की पत्नी ने अंदर जाकर कार्यभार संभाल लिया और वहाँ से एक और औरत जो काफ़ी कम उम्र की और स्मार्ट थी बाहर आई और छोटी कार से कहीं चली गई। शाम को 3 बजे वो लड़की दुकान में वापस आ गई और नासिर की पत्नी वापस अपने बच्चों को स्कूल से लेकर अपने घर चली गई। एंडी ने ये सारी रिपोर्ट मोयरा और डेविड को दे दी। मोयरा की बातों से जाहिर था कि नासिर इस शादी की कतई इज्जत नहीं करता था, फिर भी वो उसी घर में रहता था और वहीं रात को सोता था। हो सकता है कि उसकी बीवी को उसकी तफरीहों का पता ही ना हो। बेईमान पुरुष जरा ज़्यादा ही शरीफ बने रहते हैं अपनी बीवियों के साथ। क्रिस्टी को संभल संभल कर अगला कदम रखना होगा। मोयरा को इस खेल में झोंक नहीं सकता था। वो एक इज्जतदार स्त्री थी, कई सालों से एक ही बॉयफ्रेंड से निभा रही थी। वो भी इसे पूरे मन से चाहता था, मगर उसकी कमर्शियल पायलट की ज़िंदगी शादी गृहस्थी के हिसाब से ठीक नहीं बैठती थी, इसलिए वे दोनों शादी नहीं कर रहे थे। एक दिन मोयरा फिर उड़ती चिड़िया की तरह कबाब की दुकान में जा बैठी। नासिर खिल उठा। मोयरा ने ज़रा ज़्यादा भाव दिया तो नासिर सीधा मतलब पर आ गया। तू आ ना, आज शाम को हम इकट्ठे घूमे फिरेंगे। नहीं, शाम को बड़ा मुश्किल होता है, मेरी माँ रहती है साथ में। तो फिर अभी चल ऊपर मेरे फ्लैट में आराम से बैठते हैं। आई विल गिव यू ए गुड टाइम। थैंक यू, मगर मैं तुम्हें ज़्यादा जानती नहीं। फिर कभी मिलेंगे, हो सका तो वीकेंड में आऊँगी। वीकेंड में ठीक नहीं रहेगा, काम बहुत बढ़ जाता है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते देखूँगी, बाय। नासिर की दाल नहीं गल रही थी। क्रिस्टी ने स्कूल के हेडमास्टर को अपने विश्वास में लपेटा। बिना उसे कुछ बताए उसने नासिर के बच्चों का हवाला दिया। बड़ी लड़की 10 साल की होने जा रही थी, उससे छोटी 7 साल की थी और सबसे छोटा लड़का 5 साल पूरे कर चुका था। अभी कुछ ही दिन पहले माँ का नाम साफिया था, मगर लड़के का नाम अब्दुल नहीं था। उसे अब शकूर अली नासिर बुलाते थे। डेविड क्रिस्टी ने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया। वो मोरक्को का पैदा हुआ बच्चा था और उसकी जन्म की तारीख में भी फ़र्क था। फिर से चक्का जाम हो गया, यानी इस पहेली के कई दरवाजे अभी भी बंद थे। डेविड और मोयरा दोनों बौखला गए। अब किस आधार पर जाकर नासिर को पकड़ें? कहीं भी नासिर की तस्वीर में फहमी फिट नहीं हो रही थी। कहाँ थी जेनेट के घर में रहने वाली फहमी और उसका बच्चा? हो सकता है वे दोनों कहीं और रहते हों, बेकार ही वो इस परिवार को दोषी समझ बैठा है। अगले दिन सुबह वो अपने ऑफिस में मोयरा के आने का इंतज़ार कर रहा था। नीचे से उसको खबर आई कि एक औरत मिलने आई है। डेविड ने उसे वहीं अपने ऑफिस में बुला लिया। आगंतुक एक ईरानी औरत थी। उसने सिर पर रुमाल बांधा हुआ था और टखनों तक लंबा कोट पहना था। डेविड देर तक उससे बातें करता रहा। उसके जाने के बाद मोयरा आई तो डेविड खिड़की से बाहर खोया खोया सा आसमान को ताक रहा था। तुम्हारा चेहरा तो बेहद उतरा हुआ है डेविड, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मगर मोयरा, जब भी मैं ये केस बंद करना चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे अपना फैसला रद्द कर देना पड़ता है। मोयरा ने पूछा, ये औरत कौन थी? ये एक ईरानी औरत है, बर्ग हीथ से आई थी। क्या चाहती थी? फिर बताऊंगा। वह इत्तेफाक से यहाँ आ पहुंची। हाँ, ये पता लगा है कि नासिर का लड़का मोरक्को में पैदा हुआ। तो फिर अब्दुल कहाँ गया? यही तो गड़बड़। अब किस बिना पर नासिर को दोषी मान लें? छोड़ो मत उसे, वो बेहद गंदा आदमी है, एकदम घटिया।
अब मैं अकेली उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, वो तो सीधे गुड टाइम की बात करने लगता है। हाँ, वो खतरनाक हो सकता है, पर अब क्या करें कि उसे पकड़कर इल्ज़ाम लगाया जा सके। मेरी मानो तो लॉरेन को ले आना चाहिए, देखें कैसा रिएक्शन रहता है उसका। चलो ये भी करके देख लें। अगले दिन डेविड फिर नासिर की दुकान में गया। नासिर हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। क्या बताया तुमने कि टर्की से आए हो? नहीं, टर्की से तो मेरी बीवी है। मैं तो सच पूछो मोरक्को का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे खानदान का बड़ा बिजनेस है। मोरक्को के तो कई लोगों को मैं जानता हूँ। एक तो मेरी बीवी की फ्रेंड थी, फहमीदा सादी, वो भी मोरक्को से आई थी। क्या तुम उसे जानते हो? ये सुनकर नासिर का रंग उड़ गया। वो अटक कर बोला, नहीं, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता। इसके बाद उसका बातचीत का रुख बदल गया। वो धंधे की परेशानियों का रोना रोने लगा। क्रिस्टी का शक और पक्का हो गया, मगर ऊपर से उसने कुछ जाहिर नहीं किया। इसके बाद क्रिस्टी लॉरेन से मिला। लॉरेन को पुलिस के काम के लिए छुट्टी दिला दी और वो उसे लेकर नासिर की दुकान में गया। खुद कुछ देर के लिए बाहर ही खड़ा रहा और अकेली लॉरेन अंदर गई। लॉरेन को देखकर नासिर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने झूठा सॉन्ग रचा, उसे दमा का रोग है और अटैक आ गया है, इसलिए वो दुकान बंद करके बाहर खुली हवा में जाना चाहता है। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। काउंटर के नीचे झुककर उसने कबाब के ग्रिल का बटन बंद कर दिया और रुक रुक कर घुटती सी आवाज़ में गालियाँ बकने लगा। ये कमबख्त चूल्हा और ये गोश्त का धुआं मेरी जान ले लेगा। जाओ प्लीज़ बाहर निकलो, मुझे जाना है। लॉरेन बाहर चली गई तो उसने झटपट दुकान का शटर गिरा दिया और ऊपर फ्लैट में चला गया। इधर मोयरा बाल मनोविज्ञान का परीक्षण करने वाली टीचर बनकर शकूर अली नासिर की हेडमास्टर से मिली और उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि शकूर से अकेले में बात करेगी। एक अन्य डिनर लेडी शकूर को लाने की जिम्मेदार बनी। शायद इतना छोटा बच्चा अजनबी स्त्री से ठीक तरह से बात ना करता। मोयरा ने ढेर सारे कंस्ट्रक्शन गेम टेबल पर रख दिए और शकूर से उन्हें बनाने को कहा। बच्चा ही तो था, झट बहल गया। फिर उसकी बनाई चीज़ों की खूब तारीफ की और मिला जुला छोटा मोटा सामान मेज पर बिखेर दिया। शकूर, तुम्हें जोड़े मिलाने पड़ेंगे, यानी क्या चीज़ें किसके साथ जोड़ी जाती हैं, जैसे ताले के साथ चाबी, जूतों के साथ मोजे वगैरह। शकूर जब खूब मगन हो गया तब उसने धीमे से फैमी का फ़ोटो मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने उसे देखा वो सकपका गया और फिर रुआंसा हो गया। उसने फ़ोटो उठा लिया, उसे निहारता रहा। तुम जानते हो ये कौन है? आंटी। तुम्हें प्यार करती है? बहुत। हम घूमने जाते थे, वो मुझे बाहर ले जाती थी। कहाँ? कभी चिड़ियाघर तो कभी पार्क में। अब भी जाते हो? अब नहीं आती वो, कहकर शकूर रोने लगा। अगले दिन हेडमास्टर से साफिया को स्कूल के बाद आधा घंटा रुकने को कहा। बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत मेधावी है। शकूर की तारीफ़ें सुनकर साफिया बहुत खुश हुई। मोयरा ने कहा कि उसके घर के वातावरण से परिचित होना चाहती है। साफिया ने झट से उसे बुलावा दे डाला। अगले ही दिन सुबह लंच से पहले घर बड़े करीने से सजा था। साफिया ने मोयरा को बताया कि वो 2 साल पहले ही यहाँ आई है। इससे पहले वो पति की दुकान के ऊपर फ्लैट में रहती थी। वो दुकान ग्रॉसरी की थी। उसका पिता टर्की से आया था और उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था लंदन में। उसी दौरान उसने एक मोरक्कन मुसलमान से शादी कर ली। वो भी अच्छे घर परिवार से था, मगर उसे सिगरेट पीने की बुरी लत थी, इसलिए वो फेफड़े के कैंसर से मर गया। उनकी 3 बेटियां थीं। पति के मरने के बाद साफिया ने उसकी फल सब्जी की दुकान संभाली, मगर 3 बच्चों को पालना और दुकान चलाना काफ़ी भारी पड़ता था। कुछ साल पहले उसके पति के रिश्ते का भाई अली नासिर स्टूडेंट वीज़ा पर लंदन आया। पति का भाई होने के नाते साफिया ने उसे घर में रखा। बाद में उससे शादी कर ली। अली से भी उसे 2 बेटियां हुईं। अली हर हालत में एक लड़का चाहता था ताकि वो अपनी पुश्तैनी जायदाद का हक न खो दे। फिर? मोयरा ने पूछा। साफिया थोड़ा अटकी, फिर सोचकर बोली, फिर क्या, शकूर आ गया बस। साफिया की कहानी हूबहू लॉरेन की बताई कहानी से मिलती थी। मोयरा ने अपने बैग में रखे टेप रिकॉर्डर पर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मोयरा ने आगे पूछा, तुम किसी मोहम्मद नाम के आदमी को जानती हो? वो तो मेरा पहला पति था जो मर गया। अली मोहम्मद? नहीं, मोहम्मद जब्बार नासिर,
ये नाम था उसका। किसी अब्दुल नाम के बच्चे को जानती हो? वो भी मोरक्को से आया है। नहीं, यहाँ कोई मोरक्कन नहीं है। उसकी माँ का नाम फहमीदा है। नहीं, मैं नहीं जानती। साफिया की बातचीत एकदम निश्चल लगी। तुम्हारी बड़ी बेटियाँ? साफिया उदासी को छिपाए हुए बोली, वे अलग रहती हैं। दरअसल मेरे पिता ने उनके लिए अलग से बिजनेस शुरू करवा दिया और फ्लैट खरीद कर दे दिया। दरअसल ग्रोसरी ही हमारा पुराना धंधा है, जिसे अब वे तीनों मिलकर चलाती हैं और मैं भी वहाँ जाकर उनकी मदद कराती हूँ। ये तीनों छोटे बच्चे मेरे दूसरे पति नासिर की जिम्मेदारी हैं। अब कोई तकरार नहीं। क्या पहले तकरार होती थी? साफिया मुस्कुराकर चुप हो गई। नासिर क्या करता है? उसी दुकान में है, मगर डोनर कबाब बेचता है। फ्लैट में कौन रहता है? कोई नहीं। पिछले क्रिसमस के बाद उसने रंग रोगन करवाया था, मगर खाली ही पड़ा है। मोयरा ने सारी रिपोर्ट क्रिस्टी को दे दी। क्रिस्टी सावधान था। लॉरेन को चकमा देकर दुकान से निकलने के बाद नासिर का अगला कदम होगा कि वो भाग जाए। क्रिस्टी ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी और वो सीधा दुकान पहुंचा। लॉरेन भी उसके साथ थी। लॉरेन ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो क्रिस्टी की बीवी हो और वो नासिर को पहचानती ही ना हो, मगर उसे देखकर नासिर का रंग उड़ गया। क्रिस्टी ने उससे पूछा, क्या तुम हमें नापसंद करते हो? नासिर संभल कर सामान्य होते हुए बोला, नहीं, वो बात नहीं। दरअसल आपकी मित्र को देखकर मुझे किसी और का भ्रम हो गया था। आप गोरी चमड़ी के लोग ना कभी कभी एक दूसरे से काफ़ी मिलते हो। मुझे भी तुम सारे मुरक्कन एक जैसे लगते हो। सुनकर नासिर जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी घबराहट छिपी नहीं रही। क्रिस्टी ने लॉरेन को अभी तक नहीं बताया था कि फैमी गायब थी, मगर उसका शक एकदम पक्का हो गया कि नासिर अपराधी है। सिवा उसे हिरासत में लेकर सवाल जवाब करने के क्रिस्टी के पास दूसरा चारा नहीं बचा था। नासिर और साफिया दोनों की इंक्वायरी अलग अलग तरीक़ों से की गई थी। दोनों को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये सब तहकीकात एक ही गुत्थी को सुलझाने का प्रयास था। साफिया ने नासिर को मनोवैज्ञानिक टीचर के बारे में सब बताया, मगर नासिर अपनी ही परेशानी में उलझा रहा। लॉरेन को देखने के बाद वो बदहवास हो गया था। हालांकि लॉरेन ने उसे जरा भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसे पहचानती है। साफिया से बहाना बनाकर वो अगले दिन चंपत हो गया। साफिया अपने दूर के किसी रिश्तेदार को दुकान खोलने के लिए कह स्वयं अपनी दुकान में चली गई। क्रिस्टी इसके लिए तैयार था। जिस ट्रेन से नासिर भागा वो उसी पर चढ़ गया। उसकी तैनात की हुई पुलिस फोर्स ने उसे नासिर के स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने की इत्तला तुरंत दे दी थी। अगले स्टेशन पर क्रिस्टी उसमें चढ़ा और ऐसा दिखाया जैसे इत्तेफाक हो। नासिर उसे देखकर बेबसी से मुस्कुराया और उससे पूछा कि आप कहाँ तक जाएंगे? क्रिस्टी ने कहा, जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी। मुझे तो पास ही जाना है, कहकर नासिर फटाफट अगले स्टेशन पर उतर गया। मगर जैसे ही वो उतरा, क्रिस्टी ने इंटरकॉम पर पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन के बाहरी इलाकों में, छोटे शहरों में उतरने वाले इक्के दुक्के लोग ही होते हैं। नासिर का पीछा करना आसान नहीं तो दुष्कर भी नहीं था। अगले स्टेशन पर उतरकर वो झट से कार से पिछले स्टेशन पर लौट गया। पुलिस ने नासिर को एक टैक्सी में बैठते देखा था। पुलिस चुपचाप एक अन्य कार से उसका पीछा कर रही थी। क्रिस्टी भी कार से उसके पीछे लग गया। नासिर ने सोचा कहीं भागने से बेहतर वो वापस दुकान पर ही पहुंच जाए। आखिर उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत भी तो नहीं है। अतः वो वापस अपने ठिकाने लौट आया। करीब आधे घंटे बाद क्रिस्टी सीधा उसकी दुकान में दाखिल हो गया और अपना पुलिस बैज दिखाकर बोला, अली नासिर, मुझे तुमसे एक गुमशुदा लड़की फैमी के बारे में पूछताछ करनी है। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो तो लॉरेन को देखकर घबराए क्यों? तुमने उसे पहचान लिया है, तुम्हारा एक नाम मोहम्मद है। सब गलत, मुझे तंग मत करो। ठीक है, तुम यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन में अपनी सफाई दे देना। हमें अच्छी तरह पता है कि तुम और भी कई लड़कियों से संबंध रखते हो, इसलिए तुमने 2-3 रोज़ पहले एक अंग्रेज़ लड़की को भी फंसाने की कोशिश की थी। हम सब तुम्हारी बीवी सफ़िया को बताने वाले हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। अब अली नासिर कुछ ढीला पड़ा। उसने क्रिस्टी से कहा, चलो ऊपर चलकर इत्मीनान से बातें करते हैं। क्रिस्टी उसके साथ ऊपर फ्लैट में अकेला चला गया, मगर अपनी जेब में रखे अलार्म बटन को दबाकर उसने एंडी और मोयरा को इत्तला दे दी।
इतनी अच्छी साज सज्जा कितने पैसों में कराई? नहीं, ये सब मैंने खुद किया है। फ्लैट बहुत शानदार ढंग से सजा था। हल्के पीले रंग की दीवारें, सफ़ेद रंग की खिड़कियाँ, दरवाजे, शानदार सफ़ेद लेदर का सोफ़ा, उस पर हरे फिरोज़ी रंग के खूबसूरत कुशन, वैसे ही हरे फिरोज़ी पर्दे, बड़ी बड़ी पेंटिंग, हल्के क्रीम रंग का गलीचा, सब बेहद साफ सुथरा। मगर क्रिस्टी की नज़र सिटिंग रूम की बड़ी सी खिड़की पर अटक गई, जिस पर जाली का मेहराबदार पर्दा पड़ा हुआ था। उसके हरे फिरोज़ी पर्दे खुद ब खुद मानो रंग बदलने लगे और नीले हो गए। सामने का सफ़ेद सोफ़ा काले रंग में बदल गया, जिस पर बैठी फैमी अपने बच्चे को गालों से सटाए मुस्कुराने लगी। क्रिस्टी मन ही मन उस तस्वीर की असलियत को पहचान गया। अली नासेर ने पूछताछ में इतना कबूल किया कि एक पेशा करने वाली मुरक्कन लड़की से उसके शारीरिक संबंध थे, क्योंकि उसकी पत्नी उससे काफ़ी बड़ी थी और दूसरा पति होने के नाते उससे उसकी तृप्ति नहीं होती थी। उस औरत का नाम उसे नहीं मालूम, क्योंकि मुरक्कन होने के कारण वह अपना असली नाम नहीं बताती थी और ना ही वो उसकी असल ज़िंदगी के बारे में कुछ जानता था। तो फिर तुम उसे कैसे बुलाते थे? अब वो कहाँ मिलेगी? फ़ोन नंबर था उसका, मगर वो कुछ महीनों पहले मोरक्को गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक नहीं आई? तुमने उसे उसके नंबर पर फ़ोन किया? मुझे वो नंबर दो। मेरे पास नहीं है, बेकार परेशान मत करो। नासिर उठकर जाने लगा तो क्रिस्टी ने कड़क कर उसे बैठ जाने को कहा। तभी एंडी भी ऊपर आ गया। नासिर के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने नासिर को पुलिस की हिरासत में लेने के लिए एक और सबूत सामने रखा। मोहरा स्कूल के हेडमास्टर की इजाज़त और असिस्टेंट टीचर की मदद से अब्दुल को ले आई और उससे सबके सामने उस तस्वीर के बारे में पूछा। बच्चा फिर रोने लगा और उसने बताया कि वो आंटी थी। ये सब अली नासिर के सामने किया। बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे डैड इसे जानते थे? उसने कहा कि हाँ, वो यहाँ आती थी और डैड के साथ घूमने जाती थी। अब अली नासिर के पास कोई जवाब नहीं था। वो मान गया कि अब्दुल फहमी को जानता था। क्रिस्टी ने बच्चे को सुरक्षित घर भिजवा दिया और कड़क कर कहा कि मिस्टर अली नासिर फहमी गायब है। तुम उसे जानते थे और उसके साथ तुम्हारे शारीरिक संबंध थे। उसके गुम हो जाने में तुम्हारा हाथ है। तुम्हें हम गिरफ्तार करते हैं। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना। नासिर गिरफ्तार हो गया और थोड़ी सख्ती के बाद उसे सब बताना पड़ा। उसने फहमी को अपना असली नाम नहीं बताया था और मोहम्मद नाम से उसे फंसा रखा था। इस देश में वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर मोरक्को से आया था। यहाँ वो अपने दूर के भाई मोहम्मद जब्बार नासिर का पता लेकर आया था, मगर जब वो उससे मिलने गया तो पता चला कि वो 2-3 साल पहले मर चुका था और उसकी विधवा पत्नी साफ़िया अपनी 3 बेटियों के साथ अकेली गृहस्थी और बिजनेस दोनों चला रही थी। अली नासिर ने उससे हमदर्दी दिखाई और उसके बिजनेस में हाथ बटाने का बहाना करके उसका विश्वास जीत लिया। जल्द ही साफ़िया ने उसे अपना पेइंग गेस्ट बना लिया। अली हंसमुख जवान लड़का था। साफ़िया की बेटियां उसे अंकल कहने लगीं और एक दिन साफ़िया के बूढ़े माँ बाप ने उससे पूछा कि वो क्या यहाँ बस जाना पसंद करेगा। अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें। अली ने बताया कि वो एक अच्छे खाते पीते परिवार का लड़का है। बाप कपड़ों का व्यापारी है। घर में सिलाई की दुकान है। मोरक्को से उसने स्नातक क्रिमिनल लॉ में किया है और इधर आगे ही पढ़ाई करना चाहता है। साफ़िया के बाप ने उसे साफ़िया से शादी करने के लिए कहा और बताया कि मोहम्मद जब्बार अच्छा खासा पैसा छोड़कर मरा है, इसलिए उसकी बेटियां बेसहारा नहीं रहेंगी और वो शादी करके यहाँ की नागरिकता पा जाएगा और घर और बिजनेस भी। अगर वो चारों तरफ से माली सुरक्षा पा जाएगा तो उसे पढ़ाई का खूब वक्त मिलेगा। हालांकि साफ़िया उससे उम्र में 5-7 साल बड़ी थी, लेकिन उसने उससे शादी कर ली। इस शादी में 2 बेटियां और पैदा हो गईं। इधर अली को कॉलेज में फहमीदा मिल गई। एक ही देश के होने के कारण दोस्ती और फिर प्रेम होते देर नहीं लगी। साफ़िया का पैसा तो उसे चाहिए था और उसी शादी की बिना पर उसे यूके में रहने का वीज़ा मिला था। भाई की बीवी से शादी करने पर उसे अपने और जब्बार नासिर दोनों के परिवारों से बहुत मान सम्मान मिला था। सब उसे ऊंचे ख्यालात का इज्जतदार शरीफ समझते थे। पारिवारिक रूप से जुड़े होने के कारण नासिर अपने भाई के बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकता था। इसलिए उसने फहमी को अपना असली नाम व पता नहीं बताया। अपना नाम मोहम्मद अली बताया और अपनी शादी की बात छिपाए रखी।
फहमीदा से वो मोरक्को जाकर शादी करने के वादे करता रहा। फिर उसे पता चला कि फहमी गर्भवती है। बस यहीं से उसकी सच्चाई पकड़ी गई। पहले तो बहाने बनाकर उसने गर्भ गिरा देने की मांग की, मगर फहमी अड़ी रही। उसकी दलील थी कि बच्चे के रहते वो शादी क्यों नहीं कर सकता, जबकि वो उनकी पाक मोहब्बत का नतीजा था। तब नासिर झुंझला गया और उसने साफिया से अपनी शादी की बात बताई। फहमी का दिल टूट गया। वो चुपचाप नौकरी छोड़कर कहीं अज्ञात रूप से रहने लगी। नासिर को इस बात का खौफ था कि कहीं वो उसका राज का पर्दाफाश ना कर दे और पुलिस को ना बता दे। वो उसे ढूंढता रहा, उसकी सहेलियों से पूछता रहा। फिर जब वो नहीं मिली उसे, तो उसके जानने वालों को उसके बारे में अनर्गल बातें बताकर उसका चरित्र हनन किया। फहमी ने एक बेटे को जन्म दिया और अपनी प्रिय सहेली लॉरेन को बताया, मगर लॉरेन ने ये खबर मोहब्बत तक पहुंचा दी और उसे कानून से भी डराया। इधर नासिर की अपनी बीवी साफिया से अनबन हो गई। साफिया 5 बेटियों की माँ बन चुकी थी, मगर अब उसे गर्भ धारण करने में कठिनाइयाँ आने लगी थीं। हालांकि वो भी हर औरत की तरह एक पुत्र चाहती थी। पुत्र होने पर ही उसे अली नासिर का उत्तराधिकार मिल सकता था। नासिर उसे कई बार ये कह चुका था। जब मोहम्मद को पता चला कि फहमी ने पुत्र को जन्म दिया है, तो उसकी नीयत डूल गई। यह उसका बच्चा था, कदाचित एकमात्र पुत्र। अतः उसने फहमीदा को फिर से अपने प्रेम जाल में लपेट लिया। हजारों माफ़ियाँ मांगी, कस्में खाईं और बच्चे के लिए उपहारों के ढेर लगा दिए। उसने कसम खाई कि कभी वो अपने बेटे से अलग नहीं रहेगा और साफिया को कुछ भी पता नहीं होने देगा। वो फहमीदा की हर तरह से मदद करने लगा ताकि वो बेटे की देखभाल ठीक से कर सके और उससे मदद के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वो रोज़ बेटे से मिलने जाने लगा। फहमीदा उसके लाड प्यार को देखकर आश्वस्त हो गई। कुछ दिन बाद नासिर ने पासा फेंका। मुझ जैसा अभागा कौन है दुनिया में जो अपने बेटे को बेटा ना कह सके। इधर फहमीदा बदनामी के डर से घुली जा रही थी। वो ना तो खुल्लम खुल्ला किसी से मिल सकती थी और ना ही नौकरी कर सकती थी, ना ही वो अपने देश वापस माँ से मिलने जा सकती थी। एक दिन नासिर ने साफिया को केवल बेटियां पैदा करने के लिए बहुत शर्मिंदा किया। कहा कि उसका पुश्तैनी हक का पैसा तो बिना वारिस के डूब ही जाएगा। साफिया बहुत रोई धोई। साफिया के बूढ़े माँ बाप भी बहुत दुखी हुए। नासिर ने पासा फेंका। मुझे लगता है कि अब बस यही सूरत है कि हम एक मुरक्कन बच्चा गोद ले लें। साफिया डर गई कि कहीं नासिर उसे छोड़कर दूसरी शादी न कर बैठे। हालांकि उसे पता था कि नासिर जैसा खुदगर्ज कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। वही तो उसकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। एक तो माँ बाप का पैसा, दूसरी अपने पहले पति की कमाई और तीसरी उसकी खुद की कमाई। नासिर के पौबारा थे। साफिया के माँ बाप ने भी उसे समझाया कि अगर वो नासिर को रखना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। पहले तो वो घबराई, फिर रजामंदी दे दी। उसने सोचा कौन सा कोई बच्चा हथेली पर उग रहा है, देखी जाएगी जब मिलेगा। साफिया के हाँ कहते ही मोहम्मद ने फहमीदा को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि वह ऐसा इंतज़ाम करेगा कि फहमीदा बच्चे से मिल भी सकेगी और वो बाप के पास भी रह सकेगा। जानबूझकर नासिर ने फहमीदा को साफिया से नहीं मिलवाया। फहमीदा ने दूर से साफिया को देखा जरूर था, मगर साफिया के तो सपने में भी कोई नासिर की चहेती नहीं थी। अक्सर बीवियों से धोखा करने वाले ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, अपने झूठे प्यार का इजहार करते हैं। नासिर ने फहमीदा से भी झूठा नाटक खेला। उसे लालच दिया कि वो उसे मोरक्को माँ से मिलने जाने देगा, बस वो बच्चा उसके पास छोड़ दे। फहमीदा राजी हो गई। उसका बच्चा अपने बाप के पास पलेगा, वो उससे मिलती रहेगी, उसे कोई कमी नहीं होगी कभी, ना ही वो अवैध संतान कहलाएगा, वरना भविष्य में वो अपने ही बेटे को क्या जवाब देगी, वगैरह वगैरह। बच्चा 5-6 महीने का हो चला था। फहमीदा उसे बोतल से दूध पिलाने लगी थी। एक दिन मोहम्मद उसे साफिया को दिखाने ले गया। आंखों से आंसू भरकर फहमी ने उसे ले जाने दिया। साफिया और उसकी बेटियों ने जब गोल मटोल प्यारा सा बच्चा देखा तो इसकी दीवानी हो गई। नासिर ने बताया कि उस बच्चे की माँ मोरक्को की है। उसकी उम्र अभी 20 वर्ष की भी नहीं है, लेकिन उसका आदमी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। अगर साफिया बच्चा गोद ले लेगी तो वो बेचारी दूसरी शादी कर लेगी या आगे पढ़ाई कर लेगी। थोड़ी ना नुकुर के बाद साफिया राजी हो गई तो बच्चा नासिर ने हथिया लिया। इसके साथ ही उसने 30-40 मील दूर सरे काउंटी में घर व बिजनेस भी शिफ्ट करने की योजना बना ली
और एस्कॉट में एक दुकान और उसके ऊपर एक फ्लैट लेकर उसमें जा बसा। फैमी को पास ही के गांव बेसिंगस्टोक में बस जाने का सुझाव दिया। फैमी पढ़ाई के साथ साथ एक फैक्ट्री में काम करने लगी। फैक्ट्री बेसिंगस्टोक में ही थी। वो वहाँ से अपने बच्चे से आसानी से मिलने जा सकती थी। बच्चा जब नासेर के घर चला गया तब वो बहुत रोई धोई, मगर नासेर ने उसे बहला फुसला लिया। अपनी बीवी से छिपाकर उसे खूब सैर कराई और वादे के मुताबिक मोरक्को माँ से मिलने भेज दिया। वो जब वहाँ से लौटी तो सरे में शिफ्ट कर गई और जेनेट के घर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। जेनेट ज़्यादातर नर्सिंग के काम से बाहर ही रहती थी। उसका कमरा नासिर और फैमी का हनीमून चैम्बर था। यहीं वो घुमाने के बहाने बेटे को ले आता था, फैमी से मिलवाने। ये सब इतनी चतुराई से चलता रहा कि साफिया को कुछ खबर नहीं लगी। इस छोटे से फ्लैट में 5 बेटियों का निर्वाह मुश्किल से हो रहा था। उनमें से 3 तो कॉलेज जाने लगी थीं, लेकिन बच्चे के आ जाने से साफिया का सारा ध्यान उसी में लगा रहता था। उधर नासेर की दुकान नई जगह होने से अच्छी नहीं चल रही थी। इतना बदलाव तीनों बड़ी बेटियां निगल नहीं पा रही थीं। साफिया ने अपने माँ बाप को सब व्यथा सुनाई। उन्होंने कुछ पैसा अपने पास से लगाकर एक और दुकान न्यूज़ एजेंट में खरीद ली और उसी के ऊपर तीनों बेटियों के संग रहने लगे। यह जगह नासेर की दुकान से 4-5 मील दूर उसी शहर में थी। इधर नासेर ने देखा कि एस्कॉट शहर में बाहर के टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा रेस कोर्स है। अतः उसने ग्रोसरी की दुकान हटाकर वहाँ कबाब और सैंडविच की दुकान खोल ली। वो बातचीत में लोगों का मन मोहने में नंबर 1 था ही। दुकान धड़ल्ले से चल निकली। इसमें साफिया का कोई काम नहीं था, इसलिए वो सुबह से दोपहर तक अपनी बड़ी बेटी के दुकान में हाथ बटाती ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई ढंग से कर सके। नासिर की दुकान अच्छी चल निकली तो उसने एक अच्छा सा 4 बेडरूम वाला घर भी खरीद लिया। ये वही घर था जिसमें मोयरा मनोवैज्ञानिक बनकर साफिया से मिलने गई थी। सारी कहानी सामने आ चुकी थी, मगर फैमी का क्या हुआ, इस बात का कोई इशारा भी नासिर नहीं दे रहा था। इसके अलावा वो फैमी को दुष्चरित्र औरत के अलावा और कुछ भी नहीं बता रहा था। उसने अपने बेटे के फैमी का बेटा होने की बात भी पुलिस को नहीं बताई। ये तो लॉरेन ने बताया डेविड क्रिस्टी को। बच्चे के गोद लेने का कोई पेपर भी नहीं मिला था। नासिर ने फहमीदा का नाम तक जानने से इनकार कर दिया। सैकड़ों सवालों का उत्तर वो गोल कर गया। फिर भी झूठ पकड़ने वाली लाई डिटेक्टर पर उसका झूठ पकड़ा जा रहा था। अंत में क्रिस्टी ने उससे पूछा, जब जेनेट अपने घर में होती थी तब तुम क्या फैमी के पास नहीं जाते थे? नासिर बोला, तब वही मेरे पास आती थी। क्रिस्टी ने पूछा, कहाँ सोते थे तुम दोनों? अचानक नासिर बोल पड़ा, दुकान के ऊपर फ्लैट खाली पड़ा था, हम वहीं मिलते थे। मोयरा को तो भी उसने ऊपर वाले फ्लैट में चलने की दावत दी थी। क्रिस्टी ने कड़क कर कहा, तुम तो वहाँ और लड़कियों को भी गुड टाइम देते थे। क्या ये नहीं हो सकता कि एक दिन फैमी ने तुम्हारी बेवफाई पकड़ ली और तुमसे झगड़ा किया, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया? नासिर ने मना करते हुए कहा, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमें पूरा यकीन है कि तुमने उसे जान से मार डाला। नासिर शांत था, मगर अंदर की घबराहट मशीन पर साफ नजर आ रही थी। क्रिस्टी ने उसकी चुप्पी को अपराध छिपाने की कोशिश बताया और ऊपर के फ्लैट को फॉरेंसिक जांच के लिए उसकी हर एक चीज़ उधेड़ कर देखने का हुक्म दिया। साफिया नासिर की अचानक गिरफ्तारी से बेहद घबरा गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताया गया। मोयरा ने उसकी दोनों छोटी बेटियों से पूछ लिया, जब तुम लोग डैडी की दुकान के ऊपर फ्लैट में रहती थीं तब तुम्हारे घर में किस रंग का सोफ़ा था? काले रंग का, मगर वो बहुत पुराना था, इसलिए डैड ने उसे फेंक दिया। तुम्हें याद है तुम्हारे पर्दे किस रंग के थे? थोड़े थोड़े नीले, थोड़े थोड़े ग्रे रंग के। अब तो कोई सुराग नहीं मिला, मगर बाथरूम के टब के सामने का पैनल जब खींचकर हटाया गया तब उसका ऊपरी किनारा, जो टब से एकदम जुड़ जाता है, काफ़ी गंदा मिला। उसमें चिपचिपाहट थी। उसे माइक्रोस्कोप से देखने पर जमा हुआ खून साफ साफ नजर आ गया, जिसमें कुछ बाल भी फंसे हुए थे। अब तो बाथरूम का सारा पेंट खुरचा गया। दरवाजे के पीछे पेंट के नीचे खून के धब्बे काफ़ी मात्रा में पाए गए। जांच करने पर वो खून जंगल में मिली लाश के खून से एकदम मिलता हुआ पाया गया। अपने खिलाफ निकल रहे सबूतों से डर कर अंततः नासिर ने कबूल कर ही लिया कि उसने फैमी को मार डाला था। क्यों? क्योंकि वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं मोरक्को जाकर उसे निकाह कर लूँ ताकि वो मेरी बीवी कहला सके।
मैं ऐसा नहीं कर सकता था। साफिया को नाराज़ करके मैं शादी की मंजूरी नहीं दे सकता था। दूसरी वजह थी मेरा बेटा। साफिया ने उसे 6 महीने की उम्र से पाला पोसा था। उसकी जानकारी में बच्चे की माँ कब की उसे छोड़ चुकी थी। नासिर ने एक और चालाकी ये खेली थी कि फहमी को कभी साफिया से नहीं मिलाया, ताकि वो उसकी अज्ञात प्रेमिका बनी रहे। बच्चे को अगर कानूनी तौर पर गोद लेता तो फहमी को सबके सामने लाना पड़ता। वो इस खतरे से खेलना नहीं चाहता था। आमना सामना होने पर फहमी कभी भी सारे भेद खोल सकती थी। इसलिए उसने बच्चे का नाम बदलकर उसका जन्म मोरक्को में लिखवा दिया और गलत तारीख से जन्म पत्र बनवा दिया। बड़ी चालाकी से वो फहमी से बच्चे को मिलवाने ले जाता था। वो कभी मिलने आता तो खूब प्यार लुटाता था उस पर। यही समय नासिर और फहमी का गुड टाइम भी होता था। साफिया के नए घर में जाने के बाद से फहमी अक्सर डोनर कबाब की दुकान के ऊपर वाले फ्लैट में नासिर से मिलने आती थी। वहीं उसने वो तस्वीर अपने बेटे के संग खिंचवाई थी। अब वो चाहती थी कि नासिर उससे इस्लामिक रीत से मोरक्को जाकर शादी कर ले, ताकि वो अपने समाज में मुंह दिखा सके। उसकी उम्र 35 की हो चली थी। इस उम्र में उसे कोई और मर्द नहीं मिलने वाला था। मगर नासिर ना तो मान रहा था और ना ही उस पर से अपना कब्जा हटा रहा था। फहमी ने उसके राज का पर्दा हटाने की धमकी दी। बस यही उसकी मौत का कारण बनी। दोनों का झगड़ा हुआ। नासिर ने सोफे के कुशन से उसका मुंह दबा दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। जब वो सांस घुटने से मर गई तब उसको घसीट कर बाथरूम में ले गया। वहाँ बाथ टब में डालकर उसने उसकी गर्दन डोनर कबाब काटने वाली तेज छुरी से काटकर अलग कर दी। जिस प्लास्टिक की ढक्कनदार बाल्टी में डोनर कबाब का कीमा आता था, उसी में उसने फहमी के सिर को रखा और उसके ऊपर रेत भर दी ताकि खून न टपके। फिर ढक्कन को बंद कर दिया। इसी तरह उसने एक दूसरी बाल्टी में उसके दोनों हाथ काट कर डाले और रेत भर दी। फिर बचे हुए शरीर को पर्दों में लपेट कर बांध दिया। अपनी वैन में लाश डालकर वो रॉक्सवुड में फेंक आया। दोनों प्लास्टिक की बाल्टियाँ उसने 2 अलग अलग पुलों पर से रात में टेम्स नदी में फेंक दी। वापस फ्लैट में आकर उसने सोफे को आग लगा दी। रैक्सीन का सोफ़ा जलने से सारा फ्लैट धुएं से भरकर काला हो गया। गलीचा भी जल गया। इस आग को उसने खुद ही पानी डालकर बुझा दिया। देर रात गए वो घर पहुंचा। साफिया के पूछने पर उसने आग लगने का ब्यौरा बता दिया। बताया कि फ्लैट में जहरीला धुआं भरा है, इसलिए कोई वहां न जाए। वो क्लेम करके इंश्योरेंस से इस नुकसान का मुआवजा लेगा। अगले दिन उसने बाथ टब को साफ किया और जहाँ जहाँ खून के छींटे पड़े थे उन पर पेंट मार दिया। फहमी का हैंडबैग उसके पास था, जिसमें से चाबी लेकर वो मौका देखकर उसके घर में घुसा और शिनाख्त के सारे पेपर, जेवर, पैसे और अब्दुल का असली जन्म पत्र वगैरह सब अपने कब्जे में कर लिया। जो सामान बेमतलब का था उसे वहीं छोड़ दिया और फहमी के कपड़े भी वो ले आया ताकि लगे कि वो कहीं विदेश चली गई है। जैनेट उन दिनों घर पर नहीं थी। उसे क्रिसमस पर एक बूढ़े की तीमारदारी करने के लिए मोरक्को में काम मिला था। उसके जाने से पहले फहमी ने उसे बताया था कि वो भी मोरक्को जा रही है। ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने नासिर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अदालती कार्यवाही के बाद नासिर को उम्र कैद की सजा हुई। जॉन और डोरा के ड्राइंग रूम में बैठकर डेविड क्रिस्टी आराम से सारी कहानी सुना रहा था। मोयरा और उसकी बीवी भी वहाँ थी। जॉन, तुम सचमुच मानते हो कि वो आत्मा तुम्हें ढूंढती हुई आई थी? अरे मैं कैसे विश्वास दिलाऊं तुम सबको? डेविड, जितनी बार तुमने कहा कि मैं ये केस बंद कर रहा हूँ, उतनी बार उसके आने का एहसास मुझे हुआ। तुम मानो या ना मानो, पर मुझे अब और भी तसल्ली हो गई है कि ये सब मेरा भ्रम नहीं था। ज़रा सोचो, जब से उसके हत्यारों ने उसे जंगल में फेंका, मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसे देखा और उसके बारे में बताया। शायद वो अपने शरीर में बैठी रही मदद मांगने के लिए, और जैसे ही मैं उसे मिला वो मेरे पीछे हो ली। वो मुझसे बार बार विनती कर रही थी। इस पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम लोग इसे पागलपन समझते हो तो समझो। नहीं जॉन, कम से कम मैं इसे तुम्हारा पागलपन नहीं मान रहा हूँ। कैसे बोल रहे हो अब? डोरा उपहास से बोली। तुम्ही ने तो कहा था ना अल्बर्ट म्यूजियम में कि ये सब जॉन के उत्तेजित होने के कारण कल्पना का ताना बना है। उसे मानसिक शांति चाहिए। कहा था, जरूर कहा था, मगर उसके बाद जो कुछ घटा वो कम विस्मयकारी नहीं है। बताता हूँ। एक दिन जब मैं पूरी तरह हार गया था और केस बंद करने वाला था,
एक औरत मुझसे मिलने आई। वो ईरानी थी और सरे के इलाके बर्ग हीथ से आई थी। ये जगह एप्सम मार्केट से कोई 5-6 मील दूर पड़ती है। ये ईरानी औरत एक जोड़ी पुराने नीले पर्दे लाई थी मुझे दिखाने, जो उसने बुढ़िया मार्था से खरीदे थे। उसे पता चला कि ऐसे पर्दे की पुलिस को तलाश है, मगर तब वो अपने देश जाने वाली थी। वापस आने पर उसे नए पर्दे खरीद लिए और ये नीले पर्दे वो मुझे देने के लिए ले आई। मगर मार्था ने तो कहा था बेसिंग स्टोक से कोई आई थी, मोयरा ने चौंक कर पूछा। मोयरा, मार्था बूढ़ी है ना, इसलिए उसकी याददाश्त में से बर्ग हीथ फिसल गया और ब शब्द से बेसिंग स्टोक उभर आया, तो वो वही बोल गई। ना वो बेसिंग स्टोक का नाम लेती, ना हम उसे टीवी पर घोषित करते, ना वहाँ रहने वाली जेनेट आगे आती और ना ही हमें फैमी का फ़ोटो दिखाती। हमारी तहकीकात तो बस वहीं से शुरू हुई, है ना अजीब बात? कमाल है, सबके मुंह से एक साथ निकला। तुम अब आराम से बेफिक्र होकर सो सकते हो जॉन। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मैंने फैमी को उसके देश मोरक्को भेज दिया है और एक सरकारी चैरिटी की तरफ से एक मोटी रकम भी, जो उसके भाई बहनों के भविष्य को संवारने के काम आएगी। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई कहानी नीला पर्दा। आशा है उनकी लिखी हुई ये मर्डर मिस्ट्री की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे। नमस्कार।